हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अमेजिंग कल्टिवेशन नॉवल परफेक्ट वर्ल्ड के बारे में। और हाँ, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अध्याय 1101 अत्यंत प्रतिभाशाली। मेंग यून ने जोरदार हमला किया जिससे हमलावरों को पीछे हटना पड़ा और वे फिर से आगे बढ़ गए। उनमें से एक को तो बहुत ज्यादा खून भी निकला जिससे उसे बहुत गंभीर चोटें आईं। अंत में पहाड़ के द्वार के भीतर से खांसी की आवाज आई और फिर कुछ लोग प्रकट हुए। उनमें से कुछ अत्यंत शक्तिशाली साधक थे जो आश्चर्यजनक आभा छोड़ रहे थे। मेंग यून, तुम्हें इतनी दूर क्यों जाना पड़ा? उनमें से एक बोला। इस बार काफी लोग आए, कई दलों में बंटे हुए। एक समूह में एक युवक था जिसके हरे बाल कंधों तक बिखरे हुए थे। वह वहीं बैठा था बिना हिले डुले। उसके चारों ओर बहुत से लोग थे जो दोनों ओर खड़े थे जिससे वह और भी अधिक असाधारण और पवित्र लग रहा था। यूं तो वह प्रकट हुआ। किसी ने घबराकर चिल्लाया, शोर मचा दिया। कई लोगों की आंखें जुनून से जलने लगी। यूं तो यह एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह हिलता डुलता नहीं था, एक गांव मंच पर बैठा हुआ, हवा में तैरता हुआ। अकादमी के कुलीन लोग उसके चारों ओर मंडराते रहते थे, उसके चारों ओर भीड़ लगा देते थे। ये व्यक्ति एक किंवदंती था, ऐसा व्यक्ति जो कभी पराजित नहीं हुआ था। भले ही वह बेहद खूबसूरत दिखता था, लेकिन जब वह बोलता था तो ऐसा लगता था कि मानो बिजली गिर गई हो, जो अमर ऊर्जा की साधना करने वाले को भी मौके पर ही मौत के घाट उतार सकती थी। उसकी दूसरी सच्ची दिव्य क्षमताओं की तो बात ही छोड़िए। इस व्यक्ति से सीधे तौर पर मुकाबला नहीं किया जा सकता था। उसने अपने साथियों से कहीं ज्यादा एक सच्ची प्राचीन स्वर्गीय कला को समझा। उसकी वीरता ने 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों पर अपना दबदबा कायम किया। अब उसने व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति दर्ज कराई। मेंग यून की अभिव्यक्ति बदल गई, तुरंत पीछे हट गई। लूतुओं के सामने मेंग यून जैसा शक्तिशाली व्यक्ति जिसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की थी, लड़ने की थोड़ी सी भी भावना नहीं दिखा सका और वापस लौट गया। इस बीच इस समय पहाड़ के द्वार खुल गए। बहुत से लोग प्रकट हुए। लूतुओ अकेला नहीं था, अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी थे जो प्रकट हुए। किसी ने घबराकर चिल्लाकर कहा, सभी मुख्य शिष्य बाहर आ गए हैं और अपने अनुयायी चुनने वाले हैं। यहाँ तुरंत ही बहुत हंगामा मच गया। लोगों का एक समूह आगे बढ़ा और लूतुओ तथा अन्य लोगों की ओर दौड़ा ताकि वे भीड़ से खुद को अलग दिखा सकें। शेहाओ कुछ अवाक रह गए। इस तरह के कोटे के लिए प्रतिस्पर्धा पहले से ही इतनी भयंकर थी, कोई कल्पना कर सकता था कि उस समय सच्चे शिष्यों का चयन कितना तीव्र था। उसने हल्की सी आह भरी, उसे लगा कि इस बार सब कुछ ठीक नहीं होने वाला है। स्वर्गीय देवता संस्थान ने वास्तव में इतनी महान क्षमता वाले शिष्यों को मना कर दिया था, तो उसके जितना देर से आने वाले किसी व्यक्ति को कैसे मना नहीं किया जा सकता था। शेहाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए मन ही मन सोचना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अपनी प्रतिभा और ताकत के दम पर वह प्रवेश कर सकता है। स्वर्गीय देवता संस्था के पास उसे मना करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि जब उसने सोचा कि कैसे युआन किंग उसे 10 साल तक दबाकर रखना चाहता था, उसे मूल प्राचीन खदान में छोड़कर, तो उसे अंदर से बहुत असहज महसूस हुआ। कोई तो था जो उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था और वह भी बहुत बड़ा अधिकारी। शीहाओ की आंखें फड़कने लगी जिससे ठंडक प्रकट हुई। लोगों का एक और समूह आया। चांद के चारों ओर तारे थे, बीच में एक पुरुष चल रहा था, उसके चारों ओर कई विशेषज्ञ थे। वह बहुत युवा था, उसका शरीर अराजक ऊर्जा छोड़ रहा था। फैंग जिंगटियन, सबसे शक्तिशाली साधना प्रतिभा जो कई युगों के बाद फैंग एक कबीले में उभरी थी जिसे अपने पूर्वज के बराबर माना जाता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी युवावस्था में लंबे जीवन से कमजोर नहीं था। उनका नाम 9 स्वर्गों में सुप्रसिद्ध था, सबसे शक्तिशाली प्रतिभाओं में से एक। शेहाओ ने अपनी आभा को नियंत्रित किया। वह एक नजर में ही बता सकता था कि यह व्यक्ति हास्यास्पद रूप से शक्तिशाली था, भयानक दिव्य शक्ति रखता था, निश्चित रूप से एक दुर्जय व्यक्ति था। उसी समय फैंग जिंगटियन को कुछ महसूस हुआ। उसने आश्चर्य से इस दिशा में देखा। हाँ, जल्दी करो और देखो, राजकुमारी याओ यूबी आई हैं। लड़कों का एक समूह उत्साहित होकर एक दिशा में झुंड बनाकर एक महिला को घूर रहा था। उनकी सभी आंखें जुनून से जलने लगी, मानो वे किसी दुर्लभ खजाने को देख रहे हों। राजकुमारी याओ यू कौन थी? शेहाओ को पता नहीं था, इसलिए वह उस दिशा में देखने लगा। एक महिला चांदनी रात में चलते हुए शान से चली आ रही थी। दिन होने के बावजूद उसका शरीर चांदनी की तरह पानी से घिरा हुआ था, अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और पवित्र। वह हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। उसका चेहरा सुंदर, सुरुचिपूर्ण और परिपूर्ण था, मानो वह किसी कल्पना से आई हुई हो। जब वह अपनी चमकीली आंखें झपकती थी तो तुरंत ही दूसरे लोग उस पर मोहित हो जाते थे। शेहाओ चौंक गया। बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस इस महिला की आध्यात्मिक शक्ति असाधारण रूप से चौंकाने वाली थी, जो अपने सभी साथियों को नीची नजर से देखने में सक्षम थी। जब उसकी आंखें खुलती और बंद होती तो आध्यात्मिक शक्ति की किरणें लगभग ठोस पदार्थ में संघनित हो सकती थी। बेशक वह इन चीजों को सिर्फ अपनी स्वर्गीय आंखों से ही देख सकता था। नंगी आंखों से उस तरह की शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति को देखना संभव नहीं था। निश्चित रूप से उस महिला ने कुछ महसूस किया, एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का पता लगाया जो उससे कमजोर नहीं थी। वह पीछे मुड़कर इस दिशा में खोज करने से खुद को रोक नहीं सकी। शेहाओ ने अपनी आभा को नियंत्रित किया, चुपचाप देखता रहा। स्वर्गीय देवता संस्थान आखिरकार महान प्रतिभाओं को छिपा रहा था। एक आश्चर्यजनक जगह, 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वी की सबसे शक्तिशाली वीर प्रतिभाओं को इकट्ठा करना। राजकुमारी याओ यू एक प्राचीन शाही दरबार से आई थी, जो एक प्राचीन दीर्घायु परिवार से भी संबंधित थी। किसी ने धीरे से कहा, इस महिला की पहचान का वर्णन करते हुए। दूसरों ने आह भरी। उसकी उत्पत्ति बहुत शक्तिशाली थी। परिवार एक लंबे जीवन की स्थापना कर रहा था, साथ ही एक शाही दरबार, ये निश्चित रूप से सबसे बड़ी शक्ति थी। इसकी तुलना में बहुत कम चीजें हैं। राजकुमारी याओ यूए को स्पष्ट रूप से स्वर्गीय देवता संस्थान में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त थी। न केवल ये बाहरी साधक, बल्कि उन सच्चे शिष्यों की आंखें भी उसे देखकर जल रही थीं। फिर माहौल और अधिक तीव्र हो गया, क्योंकि मुख्य शिष्य एक के बाद एक प्रकट हुए, जिससे बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई। ये स्थान शांत होने में असमर्थ था।
आप आइए। लूतुओ ने एक महिला की ओर इशारा किया जो सुंदर और गरिमामयी थी, बेहद शानदार, लंबी और पतली आकृति वाली। जब वह चलती थी तो वह सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत होती थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती थी उसका शरीर हिलता डुलता रहता था। इससे चिंता की लहर दौड़ गई, क्योंकि वह एक शाही महिला थी जो एक प्रसिद्ध प्राचीन देश से आई थी। उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी। वहाँ तत्काल ही लोग शोर मचाने लगे, जिससे वहाँ काफी हंगामा मच गया। यह शाही महिला पहले तो चौंक गई और फिर वह स्वाभाविक और बिना किसी रोक टोक के लूतुओ की ओर चली गई और उसकी अनुयायी बन गई। मुझे मत बताओ कि वह रखेल बनने जा रही है, किसी ने अजीब चीख निकाली। हान, ये स्थान और भी शोरगुल वाला हो गया। बहुत से लोग एक साथ उस दिशा में घूर रहे थे। तभी लूतुओ ने एक ठंडी सिसकारी भरी और फिर सारा शोर गायब हो गया। वह क्षेत्र धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह ठंडी खर्राटें उनके दिमाग में बिजली की तरह फूट रही थी, जिससे कई लोग तब तक हिल रहे थे जब तक कि उनके कानों में बहुत दर्द नहीं होने लगा। शरीर लड़खड़ा रहे थे, लगभग मौके पर ही गिर रहे थे। ये राजकुमारी याओ यू भी किसी को चुन रही है। उसे 2 नौकरों की जरूरत है, साथ ही गाड़ी खींचने के लिए एक प्राचीन जानवर की भी। जब ये खबर बाहर आई तो लोगों का एक समूह उमड़ पड़ा और वे खुद को बेचने के लिए हर संभव कोशिश करने लगे। हे भगवान, क्या ये बाइक 2 खून नहीं है? व्हाइट टाइगर कबीले की असाधारण प्रतिभा, इस क्षेत्र का युवा सर्वोच्च प्राणी, ये वास्तव में गाड़ी खींचने के लिए तैयार है। ये बहुत बेतुका है। वह इस तरह का निर्णय क्यों लेगा? ये स्थान अराजक हो गया। कई लोग अविश्वास से आगे की ओर देख रहे थे। बाई होंग, एक वीर युवक, सफेद कपड़े पहने, कुलीन वंश का, यह एक बहुत ही प्रसिद्ध युवा विशेषज्ञ था। उस समय उसे अकादमी का शिष्य बनने के लिए लगभग चुना गया था, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के कारण वह असफल हो गया। अब उसकी मुस्कान गर्म थी, भयंकर रूप से उछल रही थी, अपने मूल रूप में बदल रही थी, सफेद बाघ के शरीर को प्रदर्शित कर रही थी। राजकुमारी याओ यू की गाड़ी खींचने वाला दिव्य जानवर बनने के लिए तैयार थी। ये निश्चित रूप से विस्फोटक खबर थी, जिसके बारे में चर्चा न हो, इससे हंगामा मच गया। बाई होंग क्या हासिल करना चाह रहा है? अपनी हैसियत को नजरअंदाज करते हुए क्या वह खुद को जाने दे रहा है? गाड़ी खींचने के लिए घोड़े में बदलने वाला है। राजकुमारी याओ यू 10,000 आंखों का केंद्र बिंदु बन गई। एक असाधारण युवा प्रतिभा ये करने के लिए तैयार थी, जिससे साबित हुआ कि उसका करिश्मा कितना महान था। केवल तभी जब फैंग जिंगटिन, जिसे पवन कबीले के पूर्वज के रूप में जाना जाता है, दूर से आया और एक अनुयायी को चुनने वाला था, तब सभी का ध्यान थोड़ा सा स्थानांतरित हुआ। कुछ खूबसूरत महिलाएं, साथ ही कुछ आत्मविश्वासी शक्तिशाली युवक चुने जाने की उम्मीद में उनकी ओर बढ़े। अचानक कुछ ही दूरी पर एक जगह शांत हो गई, जैसे कि शोरगुल से भरी एक सड़क अचानक शांत हो गई हो। हालांकि कुछ ही देर बाद वह स्थान फिर से शोरगुल से भर गया। युवा मिस वांग शी आ गई हैं, वे भी अनुयायियों का चयन करने वाली हैं। ये खबर गरज के समान फैली, जिससे ये स्थान कांप उठा। पर्वतीय द्वार के बाहर खड़े सभी साधक उस दिशा में देखने लगे, आशा भरी दृष्टि से उसके द्वारा चुने जाने की कामना करते हुए। दीर्घायु परिवार वांग कबीले के शानदार मोती, उसने आकाश के नीचे अमर ऊर्जा, शक्तिशाली, अतुलनीय, असाधारण की 3 किस्में विकसित की। जब ये खतरे की चीखें सुनाई दी तो शेहाओ को पता चल गया कि वह कौन थी। उसके सिर पर जबरन पहनाया गया हीरा बैंड उसके कबीले के लोगों द्वारा मूल प्राचीन खदान में रखा गया था, ताकि वह उस महिला का नौकर बन सके। सचमुच बेहद खूबसूरत, एक असाधारण सुंदरता। कई लोगों ने आश्चर्य से आह भरी, थोड़ा मुग्ध महसूस किया। जब कोई व्यक्ति अपने साधना क्षेत्र में साधना करता है तो आमतौर पर उसके लिए सुंदरता के कारण उसके मन को प्रभावित करना मुश्किल होता है। ऐसा तब तक होता था जब तक कि वह बहुत अधिक मोहक न हो या उसकी आत्माएं प्रभावित न हो। ये स्पष्ट था कि इस युवती ने, चाहे वह उसका रूप हो, शरीर हो या आध्यात्मिक गुण हो, सभी ने उसे अद्वितीय सुंदरता प्रदान की थी। राजकुमारी याओ यू की उपस्थिति ने ही हंगामा मचा दिया, जिससे 10,000 लोगों की नजरें उन पर टिक गईं। जब वांग कबीले की युवा लड़की सामने आई तो भी वह वही थी जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली थी। वह वाकई नौकरों का चयन कर रही थी, इस मामले को गंभीरता से ले रही थी। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जब वह एक एक करके सभी की आंखों पर नजर डालती। हालांकि उसने तुरंत अपना फैसला नहीं सुनाया। अचानक उसने शी हाओ को देखा, जो तुरंत ही शून्य में घूर रहा था। दिव्य प्रकाश उसकी दिव्य आंखों में चमक उठा और फिर वह सीधे उसकी ओर चली गई। 1. फैंग का मतलब है हवा। 2. बाई का मतलब सफेद होता है। अध्याय 1102 परी वांग शी। वांग शी अवास्तविक हद तक सुंदर, उसका अंडाकार चेहरा महीन जैद की तरह चमकता हुआ सफेद, काली भौहें, घुमावदार काले रत्नों जैसी आंखें। उसकी नाक सीधी और लंबी थी, होंठ लाल, उसके सिर के सुंदर बाल साटन की तरह चमक रहे थे। उसका फिगर लंबा और सीधा था। जब वह चलती थी तो वह एक दिव्य कमल की तरह लहराती थी, त्वचा चमकती और चमकदार, पूरी तरह से परिपूर्ण। यहाँ तक कि वह लंबी पोशाक भी उसके कर्ल्स को छिपा नहीं पाती थी। भीड़ की सांसें तेज हो गई थीं और वे चुपचाप उसे देख रहे थे। जब इस तरह की दुनिया को झकझोर देने वाली सुंदरता उनके पास आई तो ऐसा लगा जैसे वह किसी पेंटिंग से निकलकर आई कोई परी हो। सभी ने सुंदरता की प्रशंसा की। इस तरह की बेजोड़ महिला की तो बात ही छोड़िए, स्वाभाविक रूप से ध्यान आकर्षित कर रही थी। आसपास की चर्चाएं बंद हो गईं, सभी चुपचाप देख रहे थे। शी हाओ परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह दूसरों की तरह था। उसकी आंखें चमक रही थीं, वो जलती हुई निगाहों से उसे देख रहा था और दूसरों की तरह दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि वह शांत रहना चाहता था, भीड़ में घुल मिल जाना चाहता था, लेकिन फिर भी वह सफल रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जवान और खूबसूरत महिला सीधे उसकी ओर आ रही थी। वांग परिवार की मोती होने के साथ साथ कबीले के इतिहास में सबसे बड़ी क्षमता वाली महिला होने के नाते वांग शी की आध्यात्मिक जागरूकता भयानक रूप से तीव्र और अत्यंत आश्चर्यजनक थी। काफी दूर होने के बावजूद भी उसे लगा कि यह बच्चा असामान्य है, जिससे उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। जब वह करीब पहुंची तो उसे तुरंत इसका कारण समझ में आ गया। इस युवक ने अपने सिर पर सोने की पट्टी पहनी थी। यह एक ऐसी लहर पैदा कर रहा था जिसे केवल उसके कबीले के प्रतिभाशाली लोग ही महसूस कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह उनके कबीले की सर्वोच्च जादुई कलाकृति की नकल थी।
उनके कबीले की पुश्तैनी कलाकृति हीरे की अंगूठी ने 9 स्वर्गों को हिला दिया। कौन इसके अस्तित्व के बारे में नहीं जानता था। युवक के सिर पर पहने गए हीरे के बैंड की गुणवत्ता उच्चतम किस्म की थी, जिसे कोई साधारण व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वांग शी एक नज़र में ही बता सकती थी कि इस युवक की उत्पत्ति असाधारण थी, अन्यथा उसके कबीले के लोग निश्चित रूप से इस तरह की वस्तु को आसानी से नहीं देते। इसमें अमर सोने का एक दाना है। वांग शी ने आश्चर्य से आह भरी। एक निश्चित दृष्टिकोण से युवक ने जो हीरे की अंगूठी पहनी थी उसका मूल्य आश्चर्यजनक था। हालांकि इस जादुई कलाकृति का उपयोग केवल उसे वश में करने और प्रतिबंधित करने के लिए किया गया था। क्या ये कबीले के बुजुर्गों ने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था? वांग शी ने चुपके से आवाज भेजी, जो सुनने में बहुत ही कोमल और सुखद थी, मानो प्रकृति की आवाजें उसके सिर में गूंज रही हों। वह जानती थी कि उसके कबीले के लोग उसके लिए एक उपयुक्त नौकर की तलाश कर रहे हैं। पहले से ही कह रही थी कि वे सबसे अच्छे की तलाश करने जा रहे हैं, कि वे इस तरह के हीरे के बैंड का इस्तेमाल उस व्यक्ति को प्रतिबंधित करने के लिए करेंगे। इससे ये साबित हुआ कि यह व्यक्ति असाधारण था। शेहाओ अवाक रह गया। वह वास्तव में इस व्यक्ति द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता था, खासकर आंखों का एक समूह बनाने के बाद। वह बस शांति से स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करना चाहता था। हालांकि अब स्थिति थोड़ी बदली हुई लग रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस वांग शी को एक नजर से देखा। फिर उसने दूसरी तरफ देखा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वांग शी मुस्कुराया, अत्यंत शांत लेकिन काफी तेजस्वी भी, जैसे कि एक अमर पुष्प कोरोला खिल रहा था, जिसने तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी को रोशन कर दिया। उन चमकदार आंखों ने देखा, लाल होंठ चमकीले, दांत एकदम सफेद, तुरंत कई लोगों को विचलित कर दिया। हालांकि मुस्कान उतनी उत्तेजक नहीं थी, थोड़ी फीकी भी थी, फिर भी इसने आसपास के साधकों के दिलों को पागलों की तरह उछल दिया। यहाँ तक कि महिलाएं भी आहें भरने लगीं। वांग शी की सुंदरता इतनी असाधारण थी कि उन्हें अपनी हीनता पर शर्म आ रही थी। कुछ खासियत है, वांग शी ने बस यही कुछ शब्द कहे। उसकी आंखें गहरी और अथाह थीं, जिससे भावों का ऐसा संकेत मिल रहा था जिसे समझना मुश्किल था। शेहाओ चौंक गया, उसकी भौहें उछल गईं, उसे देखकर। वह स्पष्ट रूप से दूसरे पक्ष से थोड़ा उकसावे के साथ साथ थोड़ा उपहास भी महसूस कर सकता था। यह महिला काफी अलग थी। वांग शी को वाकई थोड़ी हैरानी हुई। उसे लगा कि चूंकि इस नर ने उसे इस तरह से अनदेखा करने की हिम्मत की, इसलिए उसके ऐसा करने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये था कि वह उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था, जानबूझकर कृत्रिम तरीके से काम कर रहा था। दूसरा कारण ये था कि वह इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, वह उसके द्वारा आदेशित नहीं होना चाहता था। दूसरी संभावना ये थी कि वह वास्तव में शांत था। इस तरह से शुरू हुआ। इसका मतलब ये था कि दूसरे व्यक्ति को लगा कि वह उसके साथ समान दर्जे के साथ व्यवहार कर सकता है। क्या यह उसके कबीले के लोगों द्वारा भेजा गया नौकर था, या कोई भगोड़ा बंदी संयोग से यहाँ भाग आया था, या शायद वह उसके लिए ही यहाँ आया था, हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी और उससे मिलने के लिए जानबूझकर खुद को रोक रहा था। वांग शी एक दीर्घायु परिवार से आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से एक सामान्य महिला नहीं थी। कई विचार और अटकलें एक ही बार में सामने आ गईं। उसने एक हल्की सी मुस्कान प्रकट की। उसने उन परिस्थितियों के बारे में चिंता न करने का फैसला किया। वह उनके प्रति उदासीन थी, इसके बजाय थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। भले ही यह युवक ईमानदारी से यहाँ आया हो या नकली मुखौटा पहनकर, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जो भी हो, ये सब एक नौकर बनने के लिए था, उसके द्वारा आदेश दिए जाने के लिए। अगर इस व्यक्ति का उद्देश्य शुद्ध नहीं होता तो यह और भी दिलचस्प होता। तब उसे नाटक देखने को मिलता, देखना होता कि वह किस तरह की चालें चलने वाला है। तुम ही वह होगे, वांग शी बोली। उसने एक मुस्कान प्रकट की जिसने दूसरों को इतना चकित कर दिया कि वे अपनी आंखें नहीं खोल सके। चमकदार रोशनी ने कई साधकों को चौंका दिया। इसके तुरंत बाद हत्या की मंशा बढ़ गई। कई जीव एक ही समय में निर्दयी भाव से शेहाओ को घूर रहे थे, ईर्ष्या और क्रोध के साथ साथ अस्वीकृति भी। हर कोई जानता था कि वांग शी ने शेहाओ का चयन किया था और उसे स्वर्गीय देवता संस्थान में लाने वाला था। वे काफी निराश महसूस कर रहे थे। वे इस तरह की योग्यता के लिए यहाँ आए थे, खासकर इस तरह की विश्व सुंदरी द्वारा चुने जाने के लिए। कई युवा विशेषज्ञों की नजर में ये सबसे अच्छा अवसर था। अंत में परिणाम उस व्यक्ति द्वारा लिए गए कोटे से असंबंधित थे। वास्तव में शेहाओ को बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं हुई। वांग परिवार द्वारा इस तरह से हीरे की अंगूठी पहनने के लिए मजबूर किए जाने के बाद वह लंबे समय से इस कर्ज को चुकाना चाहता था। हालांकि उसके लिए यहाँ अभिनय करना अच्छा नहीं था। आखिरकार स्थिति जटिल थी, वह और अधिक परेशानी पैदा करने को तैयार नहीं था। बेशक इस तरह से सहमत होना असंभव था। उसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की, तो उसे किसी और का सेवक क्यों बनना पड़ा? अगर ये दूसरी तरह से होता तो यह ज्यादा समझ में आता। 3000 प्रांतों में उन्होंने पहले भी इसी तरह की महान महत्वाकांक्षाओं की घोषणा की थी, भले ही यह आधे मजाक में किया गया था। अरे परी, वांग शी तुमसे बात कर रही है, किसी ने शेहाओ को याद दिलाया। यह एक सुंदर और लापरवाह युवक था जो वांग शी के पीछे पीछे चल रहा था। ये स्पष्ट था कि यह वही अन्यायी था जिसे वांग शी ने पहले स्वीकार किया था। उसके अलावा वहाँ एक आकर्षक रूप और असाधारण शक्ति वाली युवती थी। मैं आपका पीछा नहीं करना चाहता, शेहाओ ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कहा। जब ये वाक्य बोला गया तो उस सुंदर पुरुष ने तुरंत एक अजीब सा चेहरा दिखाया। उसने वास्तव में मना कर दिया। ये जगह शांत हो गई। हर कोई हैरान हो गया, ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उन्होंने गलत सुना हो। कोई परी वांग शी के निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा था। ये लगभग अवास्तविक सा लग रहा था। किसी को ये समझना होगा कि यह अज्ञात था कि कितने प्राणी उसकी स्थिति में होना चाहते थे, विशेष रूप से युवा पुरुष जिनकी आंखें जुनून से जल रही थी, एक असाधारण सुंदरी के साथ रहने का मौका पाने की इच्छा रखते थे। फिर भी उस युवक ने ऐसे ही मना कर दिया, जिससे वे इतने हैरान हो गए कि उनकी आंखें बाहर निकल आएंगी। वे स्तब्ध और भ्रमित हो गए। वांग शी ने एक चिंतनशील नजर दिखाई, लेकिन ये भाव एक पल में गायब हो गया। उसकी चमकीली आंखें इधर उधर घूम रही थीं, बार बार देख रही थीं, ये सोच रही थी कि इस व्यक्ति ने मना क्यों किया।
क्या ये जानबूझकर किया गया एक नेक और पुण्यपूर्ण प्रदर्शन था, या फिर यह कहना था कि वह सचमुच मना कर रहा था? चाहे जो भी हो, वह दूसरे पक्ष को मना नहीं करने देती, उसे अपने पास रखती और फिर धीरे धीरे उसे परेशान करती, देखती कि वह किस तरह का प्रदर्शन करता है। परिणाम स्वरूप वह मुस्कुराई, पुनः आमंत्रित करते हुए। उसकी मुस्कान अत्यंत मधुर थी। बहुत से लोग अचंभित रह गए। वान परिवार की परी इतनी मिलनसार थी, उसकी मुस्कान ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया। वाकई बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत से लोग भावुक हो गए। शेहाओ ने फिर मना कर दिया। इस बार सबको लगा कि यह थोड़ा अजीब है। सभी अचंभित थे। क्या ये लड़का जानबूझकर परी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था? लोगों का एक समूह दांत पीसते हुए यह महसूस करने लगा कि यह व्यक्ति पिटाई का हकदार है। दूर दूर तक लोग थे जो उपहास कर रहे थे। वे सभी स्वर्गीय देवता संस्था के आधिकारिक शिष्य थे। उनकी संख्या कम नहीं थी। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन सभी ने तिरस्कार के भाव प्रकट किए। ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है। वह खुद को क्या समझता है? क्या वह सोचता है कि वह इस तरह से गहरी छाप छोड़ सकता है, परिवांशी का ध्यान आकर्षित कर सकता है? बहुत बचकाना है। इस हारे हुए व्यक्ति के पास स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं है। वह हमसे बहुत नीचे है, फिर भी वह इस तरह का खेल खेलना चाहता है। बस अपनी क्षमताओं को बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। किसी को ये जानना चाहिए कि उसके पास योग्यता भी नहीं है, फिर भी वह परिवांशी का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। स्वर्गीय देवता संस्थान के कई शिष्यों ने इस आपदा पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपना सिर हिलाया और उसका उपहास किया। हालांकि उम्मीदों के विपरीत वांगशी ने फिर से अपने लाल होंठ हिलाए। बेहद मिलनसार शेहाओ को फिर से आमंत्रित किया, जिससे पहाड़ के दरवाजे के बाहर के लोग ईर्ष्यालु हो गए। इस बीच स्वर्गीय देवता संस्थान में शिष्यों ने अजीब नजरों से देखा। उन्हें लगा कि शेहाओ का भाग्य खराब है। क्या वांगशी उससे निपटने की कोशिश कर रहा है? पहले उसे नौकर के रूप में ले रहा है और फिर अकादमी में प्रवेश करने के बाद उसे उचित रूप से पीड़ा दे रहा है। ये लड़का मुसीबत में है। वास्तव में परी वांगशी के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत कर रहा है। बहुत अश्लील है। अकादमी के अंदर अमर ऊर्जा की साधना करने वाले सभी साधक हंस पड़े। उन्हें भी लगा कि वांगशी चांद की तरह चमकीला है। उसका पीछा करना असंभव है, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से शेहाओ के प्रति तिरस्कार दिखाया। मेरे पास खुद एक आधिकारिक शिष्य बनने की योग्यता है, इसलिए मैंने कभी भी आप सभी के माध्यम से अकादमी में प्रवेश करने का फैसला नहीं किया। इस बार शेहाओ और भी अधिक प्रत्यक्ष था। जब वांगशी ने ये सुना तो उसके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी हैरानी की झलक दिखी। क्या ऐसा है? फिर मैं देखूंगी। उसने कार्रवाई की। अपनी आस्तीन लहराते हुए वह अमर की तरह सुंदर और फुर्तीले शेहाओ के पास पहुंची। शुद्ध सफेद धुंध की एक किरण दिखाई दी जो शेहाओ को घेर रही थी। उसे दबाना चाहती थी। शेहाओ ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और धुंध ने उसे ढक लिया। उसने इसे रोकने के लिए गुप्त रूप से अमर ऊर्जा की 2 किस्में सक्रिय कर दी। अन्य लोग तो नहीं देख सके, लेकिन वांगशी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे गहराई से महसूस हुआ कि इस व्यक्ति ने वास्तव में अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की हैं, जो उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है। ये पहली बार था जब वह चौंक गई थी। ये व्यक्ति आखिरकार एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसके पास स्वर्गीय देवता अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता थी। एक दुर्लभ विशेषज्ञ। इस बार उसकी मुस्कान और भी अधिक चमकदार थी, अत्यंत दिलचस्पी से भरी हुई, गुप्त रूप से ध्वनि संचारित कर रही थी, गंभीरता से उसे बातचीत के लिए आमंत्रित कर रही थी, एक अलग स्थान पर उसके साथ चर्चा करने की इच्छा रखती थी। इसकी कोई जरूरत नहीं है। शेहाओ नहीं चाहता था कि चीजें और बिगड़ें। आपकी प्रतिभाएं खराब नहीं है, लेकिन ये काफी दयनीय है। स्वर्गीय देवता संस्थान वास्तव में अब शिष्यों को नहीं ले रहा है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो देर से आने के कारण अपनी योग्यता भी खो बैठे। यह इस हद तक है कि हुआंग नाम का एक युवक, जिसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की थी, अप्रत्याशित घटनाओं के कारण समय पर नहीं आ सका। अकादमी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब उसे स्वीकार न करने का प्रस्ताव रखा है। वांगशी ने गुप्त रूप से संदेश भेजा। ये सुनकर शेहाओ हैरान रह गया। उसने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली, अप्रत्याशित रूप से यह जानकारी प्राप्त कर ली, जिससे वह क्रोधित हो गया। वह अभी भी सतह पर काफी शांत दिख रहे थे, कुछ भी प्रदर्शित नहीं कर रहे थे। शेहाओ का दिमाग कई बातों के बारे में सोचने लगा। वह इस समस्या से दूर जाना चाहता था और अब इस तथाकथित स्वर्गीय देवता संस्था पर और अधिक ध्यान नहीं देना चाहता था। अगर उसे इसमें शामिल होने के लिए अपनी गरिमा को कम करना पड़े तो वह हार मान लेगा। दूर से शोरगुल की आवाज आई। बहुत से लोगों ने सिर उठाया, यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता संस्थान के छात्र भी ऐसे ही थे। एक व्यक्ति आकाश में चला गया, एक युवक को सीधे स्वर्गीय देवता संस्थान में ले आया, जिससे एक शक्तिशाली आभा निकली। युआन किंग। शेहाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसने वास्तव में युआन किंग को देखा, जो उसे 10 साल तक दबाना चाहता था। यह एक महान दुश्मन था। इसके तुरंत बाद किसी ने धीरे से कुछ कहा, जिससे एक नया टुकड़ा निकल आया। युआन किंग ने एक वंशज को जन्म दिया जो संभवतः स्वर्गीय देवता संस्थान में शामिल हो सकता था। शेहाओ के दिल में एक गहरी धुंध छा गई। अगर वह अपनी अभिव्यक्ति दिखा पाता तो यह निश्चित रूप से बेहद बदसूरत होता। युआन किंग को वास्तव में स्वर्गीय देवता संस्थान में एक वंशज भेजने की अनुमति थी। उसे तुरंत समझ में आ गया कि क्यों किसी ने युआन किंग को 10 साल तक दबाने के लिए कार्रवाई करने को कहा, जिसमें कुछ जटिल लोग और शक्तियां शामिल थीं। क्या ये हितों का आदान प्रदान था? ये स्पष्ट था कि संस्था के अंदर अस्पष्ट दृष्टिकोण वाले लोग थे, अन्यथा युआन किंग ने एक शिष्य को लाने की हिम्मत क्यों की? शेहाओ के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। तो क्या हुआ अगर वह इस स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश नहीं करता? युआन किंग, क्या तुम अपने अपराधों को जानते हो? अचानक स्वर्गीय देवता संस्थान की गहराई से एक आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। युआन किंग, तुम्हें पहले निकल जाना चाहिए। हालांकि एक और आवाज सुनाई दी। अध्याय 1103 अकादमी में प्रवेश। पहाड़ के दरवाजे के अंदर एक के बाद एक बड़ी चोटियां खड़ी थीं। चारों ओर रंग बिरंगी और सफेद धुंध बह रही थी, धुंधली और अस्पष्ट, सचमुच एक अमर निवास की तरह। इस समय युआन किंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की आकृति भी कांप उठी, मानो उस पर किसी प्रकार का ऊर्जा हमला हुआ हो। उसके दाव वस्त्र फड़फड़ाने लगे।
फिर उसने प्रतिरोध करने के लिए अंतहीन सुनहरी रोशनी छोड़ी। बस युआन किंग, अभी वापस आ जाओ। अकादमी की गहराई में जेड महल थे, दिव्य द्वीप हवा में तैर रहे थे, जो अराजक ऊर्जा से घिरे थे। ठीक उसी समय एक वृद्धा आवाज सुनाई दी, जो उसे बुला रही थी। आवाज से ऐसा प्रतीत होता है कि यह वही व्यक्ति था जो युआन किंग के प्रति पक्षपातपूर्ण था। श्वा, चमकती हुई बहुरंगी रोशनी चमक उठी। वह इस जगह से गायब हो गया, उस द्वीप में प्रवेश कर गया। पहाड़ के गेट के बाहर सभी ने ये दृश्य साफ देखा, सभी हैरान थे। वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था। कुछ लोग जानते थे कि युआन किंग कौन था। ये व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था, बहुत ताकतवर था, अपार स्वर्ग में एक दुर्जय व्यक्ति था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो जानते थे कि उसने हाल ही में क्या किया। यह अफवाह थी कि उसने 10 साल तक निचले क्षेत्र के प्रतिभाशाली युआन को दबाने में विंड कबीले की मदद की थी। ये कुछ ऐसा था जो अकादमी की इच्छा के विरुद्ध था। आमतौर पर ऐसा कुछ करने की हिम्मत कौन करेगा। हालांकि उसने ऐसा किया, और वह भी बेहद शांति से। हुआन को मूल प्राचीन खदान में निर्वासित कर दिया और आज तक वापस नहीं लौटा। जीवन या मृत्यु अज्ञात है। यह इस हद तक था कि लगभग किसी को भी यकीन नहीं था कि हुआन अभी भी जीवित है। उसे ओरिजिन प्राचीन खदान में जबरन घुसाया गया, अंदर जाने के बाद वापस नहीं लौटा। अब जब इतने दिन बीत गए तो सभी का मानना था कि वह निस्संदेह मर चुका है। एक खास नजरिए से युआन किंग के आत्मविश्वास और ताकत ने दूसरों को भयभीत कर दिया। वह इतना दबंग था कि उसने अनंत संभावनाओं वाले एक युवा को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा इस मामले के बाद उसने इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई, फिर भी एक क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। बेशक जानना तो जानना था, सुनना तो सुनना था। इस दृश्य से पहले किसी ने भी युआन किंग को भड़काने से बचने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। शी हाओ ने चुपचाप अपने आप से सोचा, कुछ भी नहीं कहा। युआन किंग ने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को रोका, वह वाकई एक महान व्यक्ति है। ऐसा लगता भी नहीं है कि उसे बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वांग शी ने कहा, उसकी खूबसूरत आंखें भीड़ को देखते हुए आगे पीछे घूम रही थीं। इससे आसपास के लोगों में तुरंत आत्मविश्वास भर गया और वे अपनी छाती बाहर निकालकर अपनी बात कहने लगे। कुछ ही देर बाद आसमान से एक तेज आवाज सुनाई दी। युआन किंग फिर से प्रकट हुआ। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। हालांकि उसे दबाया या दंडित नहीं किया गया, बल्कि वह केवल उभर कर आया। इसके अलावा जिस शिष्य को वह लाया था उसे वहीं छोड़ दिया गया, उसे बाहर नहीं निकाला गया। शी हाओ गुस्से से उबल रहा था। वास्तव में इस तरह का परिणाम था। युआन किंग ने उसके खिलाफ काम किया, जिससे वह अपना रास्ता भटक गया। अब हर कोई पहले से ही सोचता है कि वह मर गया, फिर भी युआन किंग को कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उसके द्वारा लाया गया शिष्य अकादमी में स्वीकार कर लिया गया। पहले और दूसरे दोनों एकदम अलग थे। पीड़ित शी हाओ अभी भी पर्वतीय द्वार के बाहर था, फिर भी अपराधी ने वंशज को अकादमी में भेज दिया, जिससे उसका बहुमूल्य कोटा हड़प लिया गया। इसके अलावा ये बात पहले ही फैला दी गई थी कि जो भी देर से आएगा उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसका अर्थ था कि शी हाओ को प्रवेश का कोई मौका नहीं मिलेगा। उनके लिए यह महज एक मजाक था, एक प्रकार की विडंबना थी। शी हाओ वास्तव में बस जाना चाहता था। इस स्वर्गीय देवता संस्था में शामिल नहीं हुआ जा सकता था, इसलिए इसे मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने उदासी की एक लहर महसूस की जिसे सहना मुश्किल था। केवल जब उसने सभी की चर्चा सुनी कि जिसे अंदर भेजा गया है वह वही वंशज है जिसे युआन किंग सबसे अधिक प्यार करता था, तब वह रुक गया। चूंकि वह उसका दुश्मन था, इसलिए उसे कुछ कार्रवाई करनी ही थी। चूंकि वह युआन किंग या उसे उकसाने वालों को नहीं मार सकता था, इसलिए वह उनके वंशजों से निपटना शुरू कर देगा। बहरहाल ये लोग 10 साल तक उसे दबाना चाहते थे, ताकि इस वंशज के लिए रास्ता साफ हो सके, ताकि वह उनकी उम्मीदों को कुचल दे। वह जरूरी नहीं कि स्वर्गीय देवता संस्थान में शामिल हो, लेकिन वह कुछ समय के लिए यहाँ रह सकता है। अगर वह यहाँ अमर दाव संसाधन प्राप्त कर सकता है तो यह इतना बुरा नहीं होगा। ठीक है, मैं एक कदम पीछे हटकर आपको अनुयायी के रूप में नहीं बल्कि दाव पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप क्या सोचते हैं? जब शी हाओ चुप रहा तो परी वांग शी ने अप्रत्याशित रूप से एक कदम पीछे हटते हुए ये कहा। सभी लोग हैरान हो गए। वे शोर मचाने से खुद को नहीं रोक पाए। ये परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, है न? वास्तव में उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जा रहा था। उनसे अनुयायी बनने का अनुरोध नहीं किया जा रहा था। नौकर बनने की तो बात ही छोड़िए। वांग शी एक प्रसिद्ध परी थी जो एक दीर्घायु परिवार से पैदा हुई थी, एक सच्चे अमर की वंशज, अविश्वसनीय रूप से महान स्थिति। हालांकि अब उसने वास्तव में अपना रुख नीचे कर लिया, इस बच्चे को इस तरह आमंत्रित किया। ये वास्तव में दूसरों को हैरान कर गया। कई लोगों की आंखें घूम गईं, जो शी हाओ के प्रति जबरदस्त दुश्मनी व्यक्त कर रहे थे। वे अकेले नहीं थे, यहाँ तक कि स्वर्गीय देवता संस्था के आधिकारिक शिष्य भी हैरान थे, बेहद ईर्ष्यालु थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग शी बुद्धिमान और पवित्र थी, उसकी प्रतिष्ठा बहुत महान थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह विश्व सुंदरी थी, अमर वंश वाली थी, कई लोगों की आदर्श देवी थी। इस बेवकूफ लड़के के पास अकादमी में प्रवेश करने की योग्यता भी नहीं है, यहाँ तक कि वह अमर ऊर्जा की खेती भी नहीं कर सकता, फिर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? भीड़ को ये स्वीकार करना कठिन लगा। अकादमी के अंदर सभी औपचारिक शिष्यों ने ठंडी चमक छोड़ी। अपनी योग्यता के बावजूद भी वह युवा मिस वांग शी के साथ दाव पर चर्चा कर सकता है। क्या वह उन महान दाव सूत्रों को समझ भी पाएगा? किसी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बेशक उनमें और भी ज्यादा ईर्ष्या थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बिना योग्यता के कोई व्यक्ति वांग शी का ध्यान कैसे आकर्षित कर सकता है। हाँ, किसी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, आप सभी वाकई जिद्दी हैं। अगर आप अपना नजरिया बदल लें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? किसी ने पूछा। इस व्यक्ति की प्रतिभा पर्याप्त नहीं है, इसलिए युवा मिस वांग शी केवल उसे अपने पास रखना चाहती है ताकि धीरे धीरे उससे निपट सके। सबसे सम्मानित दीर्घायु परिवार की युवा मिस के रूप में वह किसी को मना करने को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? बस थोड़ा इंतजार करें और देखें, देखने के लिए काफी नाटक होगा, उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उन्होंने इस तरह समझाया तो बाकी लोगों को तुरंत समझ आ गया और एक के बाद एक उन्होंने अपना सिर हिलाया तथा महसूस किया कि क्या हो रहा है।
परिणाम स्वरूप पर्वतीय द्वार के भीतर सभी आधिकारिक शिष्य शांत हो गए। अब उनकी आंखों से शत्रुता प्रदर्शित नहीं हो रही थी, केवल दया बची थी। उन्हें लग रहा था कि यह व्यक्ति बहुत दयनीय था। पहाड़ी द्वार के बाहर शी हाओ ने थोड़ा सोचा और फिर सहमत हो गया। हे भगवान, ये वाकई अनुचित है। उसके अनिच्छुक चेहरे को तो देखो, बहुत बेशर्मी, साफ तौर पर सब बनावटी, बहुत ज्यादा दिखावा। आसपास के लोग गुस्से में थे। हालांकि कुछ ही देर बाद आधिकारिक शिष्यों की बातचीत प्रसारित हो गई, इसलिए यहाँ के लोगों को भी समझ में आ गया। उन्होंने आश्चर्य से शी हाओ की ओर देखा। जब शी हाओ ने उनकी चर्चा सुनी तो वह वांग शी की ओर अपना सिर उठाए बिना नहीं रह सका। ये वांग परिवार की युवा मिस उसे परेशान करना चाहती थी। वांग शी ने हल्की मुस्कान बिखेरी, जिसका मतलब स्पष्ट नहीं था। शी हाओ ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ देर सोचा। शायद दूसरे पक्ष ने उसके सिर पर हीरे की पट्टी के लिए ऐसा किया हो, या शायद उसके इनकार के कारण भी। फिर भी उसके प्रति अभी भी थोड़ी जिज्ञासा थी, इसलिए वह उसे जाने नहीं दे रही थी। उसे अपना अनुयायी बनाना चाहती थी। क्या ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, या शायद किसी और तरह की लड़ाई? उसे किसी चीज का डर नहीं था, नहीं उसे इस बात का डर था कि उसे सताया जाएगा या कुछ और। तो फिर चलो, शी हाओ ने कहा। ये सुनकर वांग शी के पीछे खड़ा सुंदर और जोशीला युवक भौंचक्का रह गया। आखिर मालिक कौन था और नौकर कौन? ये रवैया कुछ ज्यादा ही ऊंचा था। वांग शी के पीछे बैठी युवती भी थोड़ी उत्सुक थी। उसे लग रहा था कि यह एक अच्छा नाटक है। अगर यह युवक भी शामिल हो जाता तो निश्चित रूप से बहुत कुछ हलचल मच जाती। जहाँ तक अन्य लोगों का प्रश्न है, वे अवाक थे। ईर्ष्या और घृणा उनके भावों को वर्णित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं 2 और अनुयायी चुनूंगी, वांग शी ने कहा। उसकी आवाज कोमल थी, सुनने में बेहद सुखद। ये हमेशा ऐसा ही था। जब वह उदासीन थी तब भी उसकी आवाज कोमल थी। आसपास के लोग भी हैरान रह गए। वास्तव में अभी भी और मौके थे। इसके तुरंत बाद वांग शी ने एक पुरुष और एक महिला की ओर इशारा किया। दोनों ही दूसरों से बेहतर थे, जो लंबे समय से स्वर्गीय देवता संस्थान में उन लोगों के स्तर तक पहुंच चुके थे। अमर ऊर्जा न होने के अलावा ये 2 असाधारण प्रतिभाएं अपने सभी साथियों को अनदेखा कर सकती थीं। हो गया? शी हाओ ने पूछा। इससे वांग शी भी अवाक रह गई। यह आदमी वास्तव में उसके साथ दिखावा कर रहा था। क्या वह उसके साथ बराबरी का व्यवहार कर रहा था? वह बस थोड़ा ज्यादा विनम्र हो रही थी, जबकि उसने वास्तव में इसे दिल से लिया था। हो गया? वांग शी ने सिर हिलाया, थोड़ा ठंडे स्वर में, क्योंकि बहुत कम लोग उसे इस तरह से जल्दी करते हैं। प्राचीन देवदार के पेड़ एक के बाद एक खड़े थे, जैसे प्राचीन जानवर यहाँ एकांत में रह रहे हों, जिनकी शाखाएं जमीन तक पहुँचने वाली थी, जो स्वर्गीय देवता संस्थान के पर्वतीय द्वार के दोनों ओर बढ़ रही थी। इनमें से प्रत्येक प्राचीन वृक्ष कई हजार वर्ष पुराना था, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इनमें चेतना का विकास नहीं हुआ। ये अभी भी केवल वृक्ष ही बने रहे। कुछ लोगों ने कहा कि पहले हुए एक महान युद्ध के कारण, टूटते तारों और प्राचीन विशेषज्ञों के रक्त के मिल जाने के कारण ये प्राचीन वृक्ष दब गए, जिससे उनमें आत्मा का विकास नहीं हो सका। छोटी बहन वांग शी, तुमने 2 अनुयायी चुने और एक दाव मित्र को आमंत्रित किया। दूर से एक हल्की हंसी की आवाज आई। राजकुमारी याओ यू प्रकट हुई, जो चांदनी से घिरी हुई थी, असाधारण और चमकदार, हाथी दांत की तरह मुलायम और नम त्वचा, एक मीठी मुस्कान लिए हुए। उसने शी हाओ की ओर देखा, हंसी और फिर वांग शी से कहा, मुझे इस दाव मित्र को किसी अन्य दिन भी दाव पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना होगा। जरूर, वांग शी ने सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि दीर्घायु परिवारों की युवतियों के रूप में दोनों के बीच हमेशा कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी। यहाँ तक कि जब दूसरा पक्ष अनुयायी चुनता था तब भी उन्हें तुलना करनी पड़ती थी। तभी शी हाओ ने लू तुओ को देखा। ये व्यक्ति बेहद डरावना था। उसने जिस हल्की सी नजर से उसे देखा, वह पहले से ही बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थी, जिसने शून्य को हिला दिया। शी हाओ को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह काफी बेफिक्र महसूस कर रहा था। उसने दूर स्थित फैंग जिंगटियन की ओर देखा। वह पवन कबीले का आश्चर्यजनक उत्तराधिकारी था। अगर यह कबीला वास्तव में उससे निपटना चाहता था, तो शी हाओ को उसके खिलाफ एक बड़ी जीवन और मृत्यु की निर्णायक लड़ाई लड़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था कि वह कितना डरावना था। 9 स्वर्गों में समान स्तर के विरोधियों को ढूंढना मुश्किल था, फिर भी शी हाओ बिना किसी डर के था। महान चोटियां एक के बाद एक टिकी हुई थी। कुछ पूरी तरह से काली थी, कुछ लाल रंग की रोशनी छोड़ रही थी, अन्य बैंगनी ऊर्जा छोड़ रही थी। वे सभी अलग अलग थी। हालांकि एक बिंदु ऐसा था जिसमें वे समान थे, और वह ये था कि वे स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक सार से समृद्ध थे। ये सबसे आदर्श खेती शुद्ध भूमि थी। शी हाओ ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह से स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करेगा। हवा और बादल हलचल मचा रहे थे, बड़ी घटनाएं होने वाली थीं। अध्याय 1104, स्पष्ट प्रकाश एकांत जंगल। स्पष्ट प्रकाश वाला एकांत जंगल, ये वह गुफा थी जिसमें वांग शी रहता था। पहाड़ी जंगल बहुत घना था, चारों ओर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, अत्यंत शांतिपूर्ण और शुभ, एक दुर्लभ दाव पृथ्वी। पहाड़ों और मैदानों को ढंकने वाली हरियाली से पहली नजर में ये जगह थोड़ी सी उगी हुई लग रही थी। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे यह गलतफहमी हो सकती है कि यह जगह घास फूस से ढकी हुई है। वास्तव में इस जंगल में पहाड़ की दरारों के बीच बहुत सी प्राचीन औषधियां उग रही थीं, जिनके साथ बैंगनी रंग की बहुरंगी रोशनी उठ रही थी। वे बेहद शांत और पवित्र लग रहे थे। स्वर्गीय देव संस्था ने एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। विभिन्न आध्यात्मिक पर्वतों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी। प्रत्येक शिष्य के पास अपनी शुद्ध भूमि थी, जो किसी न किसी की थी। इस बीच वांग शी जैसे व्यक्ति, जिसने अमर ऊर्जा की 3 धाराओं की खेती की थी, के पास दूसरों से कहीं बेहतर स्थान था, तथा उसके पास अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक दाव भूमि थी। इस बीच इस क्षेत्र में 10 महान चोटियां थीं, जिनमें से प्रत्येक बादलों में ऊंची उठी हुई थी, या तो हरे प्रकाश से चमक रही थी, या ड्रैकोनिक ऊर्जा से घिरी हुई थी, या बैंगनी ऊर्जा से उमड़ रही थी। विभिन्न दृश्यों की एक असंख्य संख्या। क्लियर लाइट सेक्लूडेड वुड्स वास्तव में इन 10 दिव्य चट्टानों के बीच था, वास्तव में एक शांतिपूर्ण और दिव्य स्थान। 10 भूमिगत दिव्य पृथ्वी शिराओं ने इस स्थान को पोषित किया, साधारण को सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत में बदल दिया।
शी हाओ ने रास्ते में कई लोगों की नजरें अपनी ओर खींची जो उसे परख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वांग शी की असाधारण हैसियत थी, इसलिए उसने जिस व्यक्ति को चुना था वह स्वाभाविक रूप से ध्यान देने योग्य था। सौभाग्य से उसने यहाँ आने से पहले ही अपना रूप बदल लिया था। यहाँ आते समय अपना असली रूप नहीं दिखाया, वरना उसे निश्चित रूप से पहचाना जाता। रास्ते में उसे 3000 प्रांतों के लोग मिले। अगर युआन किंग नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जानने के बाद कि युआन किंग ज्यादा परेशान हुए बिना जा सकता है, निश्चित रूप से शेहाओ को सतर्क रहने की जरूरत थी। शेहाओ ने महसूस किया कि वह अपने पुराने दोस्तों से अभी संपर्क नहीं कर सकता ताकि अन्य समस्याएं बढ़ने से बच सकें। क्लियर लाइट सेक्लूडेड वुड्स में कुछ फूस की झोपड़ियां थीं जो साधारण और सामान्य दिखती थी तथा इस प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल गई थी। इस बीच कुछ ही दूरी पर एक पत्थर की दीवार से बनी एक गुफा थी। इससे एक शांतिपूर्ण रोशनी निकलती थी। इस जगह के साथ अराजक ऊर्जा की झलक मिलती थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह खेती के लिए शुद्ध भूमि है। शेहाओ और 2 अन्य चुने हुए व्यक्तियों को गुफा में लाया गया। जब वे पत्थर की दीवार में घुसे तो उन्हें तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के सार का एक विस्फोट महसूस हुआ जो इतना समृद्ध था कि वह पानी जैसा था। ये 10 दिव्य पर्वतों की पैतृक शिराओं के पोषण का परिणाम था। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा सार इस गुफा का पोषण कर रहा था। गुफा के अंदर रंग शानदार ढंग से चमक रहे थे। रंगीन रोशनी पानी की तरह बह रही थी, पत्थर की दीवारों से और धरती के नीचे से बह रही थी। यह मूल सार बिना साधना के भी किसी के शरीर में प्रवेश कर सकता था। आप सभी लोग साधना करने के लिए अंदर जा सकते हैं, वांग शी ने कहा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति शांत और संतुष्ट थी, उसने मुस्कुराहट नहीं दिखाई, फिर भी उसने दूसरों को एक सौम्य एहसास दिया। उसके साथ आए नर और मादा के अलावा उसने इस बार नर और मादा की एक और जोड़ी को चुना। जब बाद में आए 2 लोगों ने ये सुना तो वे बहुत खुश हुए। इस तरह की कीमती जमीन पर खेती करने से निश्चित रूप से आधे प्रयास में 2 गुना परिणाम मिलेगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वांग शी इतने उदार होंगे कि गुफा के बाहर घर बनाने के बजाय उन्हें यही खेती करने की अनुमति दे देंगे। अचानक एक जादुई बादल पर सवार एक दाऊ बच्ची वहां पहुंची और उसने वांग शी को बताया कि अकादमी में एक बुजुर्ग उसे ढूंढ रहा है। चेन नुओ, तुम उन्हें आसपास के दृश्यों से परिचित कराने के लिए साथ ले जा सकते हो। मैं थोड़ी देर के लिए बुजुर्ग के साथ चलूंगा। वांग शी ने जाने से पहले आदेश दिया। चेन नुओ वह पुरुष था जो हमेशा वांग शी के पीछे चलता था, वीर और ऊर्जावान। वह पहले से ही चुना हुआ अनुयायी था। ताकत बहुत महान थी। लंबे समय तक स्वर्गीय देवता स्तर के चरम चरण तक पहुंच गया। उसने केवल कुछ दशकों तक साधना की, फिर भी उसके पास पहले से ही इस प्रकार की साधना थी जो ऊपर के 9 स्वर्गों में भी आश्चर्यजनक थी। केवल यह अफसोस की बात थी कि वह अमर ऊर्जा की खेती नहीं कर सका, अन्यथा उसकी संभावनाएं असीम होती। बेशक ऐसा नहीं था कि उसके पास अवसर नहीं थे, क्योंकि सभी महान संप्रदायों के पास गुप्त तरीके थे। हर कोई जानता था कि स्वर्गीय देवता का स्तर अत्यंत महत्वपूर्ण था, कि मछली से ड्रैगन में बदलने का एक और मौका था। इसके अलावा यह मौका बहुत महत्वपूर्ण था। अगर कोई इसे समझ लेता तो वह उन असाधारण प्रतिभाओं से भी आगे निकल सकता था जो पहले उभरे थे। यही कारण था कि चेन नुओ हमेशा एक अवसर की प्रतीक्षा में रहता था, कभी भी बहुत अधिक निराश महसूस नहीं करता था, तथा यह विश्वास रखता था कि एक दिन वह सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बराबर होगा। वांग शी ने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसने उसकी क्षमता देखी थी और उसे अपने साथ रखना चाहती थी। चेन नुओ इस बात को अच्छी तरह समझती थी और इसलिए उसे प्रेरणा का एक और बड़ा उछाल महसूस हुआ, साथ ही एक भावुक महत्वाकांक्षा भी। जब वांग शी चले गए तो चेन नुओ ने शेहाओ और अन्य लोगों को 10 दिव्य चट्टानों के चारों ओर ले जाकर उन्हें आसपास के वातावरण और अन्य चीजों से परिचित कराया। यह उल्लेख करना आवश्यक था कि यह क्षेत्र अत्यंत विशाल था। प्रत्येक पर्वत बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ था जो धुंध से घिरा हुआ था तथा रंग बिरंगी रोशनी की एक के बाद एक किरणें छोड़ रहा था। चेन नुओ ने कहा, भले ही हम गुफा के अंदर खेती कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अपनी जगहें हैं। हर कोई एक दिव्य चट्टान चुन सकता है। उसने 10 बड़ी चोटियों की ओर इशारा किया। इनमें से कुछ पूरी तरह से काली थी, कुछ में बैंगनी रंग की चमक थी और कुछ में लाल रंग की बहुरंगी रोशनी थी जो आसमान की ओर जा रही थी। ये सभी जादुई और असाधारण थी। वह और दूसरी महिला दोनों बहुत पहले ही प्रवेश कर चुके थे, अपना चुनाव कर रहे थे और 2 चोटियों पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने जो कहा उसके अनुसार सामान्य तौर पर अपने स्वयं के दिव्य चट्टानों में साधना करना और वांग शी को परेशान करने के लिए गुफा में नहीं जाना सबसे अच्छा था, भले ही उसने उन्हें वहां जाने की अनुमति दी थी। ठीक है, उनके लिए अभी भी औचित्य को समझना बेहतर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सच्चे शिष्यों के पास भी केवल एक ही दिव्य चट्टान थी। जब उसने देखा कि उसके साथ आए 2 अन्य लोगों ने पहले ही अपनी दिव्य चट्टानें चुन ली हैं, तो शेहाओ, चेन नुओ और अन्य लोगों के लिए भी चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता था। भले ही वह अनुयायी नहीं था, फिर भी बहुत दूर न जाना ही सबसे अच्छा था। यहाँ इतने सारे पक्षी और जानवर क्यों नहीं हैं? शीहाओ ने चारों ओर देखा। उस दिशा में और भी बहुत कुछ है। चेन नुओ के बगल में बैठी सुलान नाम की युवती ने इशारा किया। उस समय उसे चेन नुओ के साथ ही चुना गया था। वह भी पहले से ही स्वर्गीय देवता क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत असाधारण थी। यदि अमर ऊर्जा के तत्व को हटा दिया जाए तो चेन नुओ और सुलान आधिकारिक शिष्यों से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं थे। शीहाओ ने आसमान की ओर देखा तो कुछ खूंखार जानवर इधर उधर घूम रहे थे और कुछ दिव्य पक्षी अपने पंख फैलाए हुए थे। वह पर्वत जिस क्षेत्र में फैला हुआ था वह सबसे बड़ा था। क्या यहाँ के जंगली जानवरों को खाया जा सकता है? शीहाओ ने पूछा। सुलान थोड़ा स्तब्ध थी। चेन नुओ भी कुछ हद तक भयभीत थी। जहाँ तक शीहाओ के साथ आए पुरुष और महिला का सवाल है, वे कुछ अवाक थे। उसे देखकर ये दृश्य सचमुच थोड़ा ठंडा था। आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ को सवारी के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है, चेन नुओ ने कहा। नतीजतन शीहाओ ने उसे बीच में ही रोक दिया। समझ गया। वे चारों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। उन्हें बुरा लग रहा था। उन्होंने शीहाओ को देखा और फिर उस पहाड़ी क्षेत्र को। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बुना हुआ सिल्वर स्काई सेंटीपीड पुलाव खाने के लिए आमंत्रित करूंगा, शीहाओ ने कहा। उसने कुछ झांग लंबे सिल्वर सेंटीपीड देखे। चारों ने एक साथ सिर उठाया।
भूख बहुत ज्यादा थी, तो फिर चलो भुना हुआ गोल्डन विंग पेन कैसेरोल बनाते हैं। शी हाओ ने तब एक सुनहरा दिव्य पक्षी देखा जो आकाश में उड़ रहा था। मत करो, ये हमारा क्षेत्र नहीं है, बेतरतीब ढंग से मत खाओ। अगर दूसरे प्रतिभाशाली लोग हमारे दरवाजे पर दस्तक देने आए तो बुरा होगा। वे शायद उनके घोड़े होंगे। ये लोग वाकई डर गए थे। इस व्यक्ति ने वाकई उन्हें परेशान कर दिया। वह अंदर घुसते ही ऐसी बात कैसे कह सकता है। इसे भूल जाओ, मैं एक फ्लड ड्रैगन को पकड़ने के लिए ठंडे पूल में जाऊंगा और फिर पत्थर की चट्टानों से एक ग्रीन लुवान पकड़ लूंगा, बस कुछ बेतरतीब ढंग से एक साथ जोड़ दूंगा। शी हाओ ने कहा। जब सुलान ने ये सुना तो वह लगभग लड़खड़ा गई। आखिर उन्होंने किस तरह के संकी को आमंत्रित किया। वे सभी लोग कुछ अवाक रह गए। उस ग्रीन लुवान के अंदर सच्चा फीनिक्स खून है। परिवांशी कभी कभी यात्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। चेन नुओ ने लकड़ी के भाव के साथ कहा। वाकई नीरस, शी हाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ये पता नहीं चल पाया कि वह इस जगह पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होने की बात कर रहा था या फिर यह कह रहा था कि वे चुटकुलों पर हंसना नहीं जानते। ये लोग वास्तव में उसके इरादों को समझ नहीं पाए। इसके तुरंत बाद अपनी अपनी दिव्य चट्टानों का चयन करने के बाद वे पत्थर की चट्टान में गुफा में लौट आए, जो 10 पृथ्वी शिराओं का उद्गम स्थल है। भूमिगत पैतृक शिराओं से अमर दाओ मूलसार था। वे यहाँ वांग शी का इंतजार करना चाहते थे। जब वह वापस आएगी तो उसे जरूर आदेश मिलेंगे। आप सभी को संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले इस गुफा में बैठने के लिए एक कीमती भूमि का चयन कर सकते हैं, सुलान ने कहा, जिससे वे अधिक सहज महसूस करने लगे। बेशक ये बात पुरुष और महिला से कही गई थी, निश्चित रूप से शी हाओ से नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह लड़का पहले से ही प्रवेश करने के बाद अपने आप ही इधर उधर टहल रहा था। उसे ज्यादा चिंता नहीं थी। चेन नुओ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी। अगर शी हाओ की पहचान थोड़ी खास न होती, अनुयायी के रूप में नहीं चुना जाता, तो वह बहुत पहले ही उसे डांटने के लिए अपना मुंह खोल चुका होता। इस समय उसकी और सुलान दोनों की एक आंख खुली थी और एक बंद। वह गायब हो गया। 1 घंटे बाद चेन नुओ और सुलान दोनों चौंक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब वे अपने ध्यान से जागे तो वे अब शी हाओ के ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहे थे। उसकी आभा को महसूस करने में असमर्थ थे। बाकी 2 लोग भी अवाक रह गए। ये व्यक्ति तो बहुत ही सहज था, कहीं भटक कर को तो नहीं गया। अच्छा नहीं, मुझे मत बताओ कि वह युवा मिस के आराम करने के स्थान पर गया था। चेन नुओ की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सुलान भी चौंक गई और तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ गई। इस गुफा में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां वे स्वाभाविक रूप से प्रवेश नहीं कर सकते थे। एक छोटा सा क्षेत्र जहां वांग शी अकेले खेती करते थे, केवल रिपोर्ट बनाते समय ही प्रवेश कर सकते थे। क्या यह आदमी कोई फॉर्मेशन मास्टर है? क्या वह वाकई इस सीलबंद दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने में सक्षम है? जब वे गुफा की गहराई में घुसे तो वे चौंक गए। एक पत्थर का दरवाजा खुला था जो रंगों से भरा हुआ था। अंदर बहुत बड़ी दिव्य रोशनी घूम रही थी, अविश्वसनीय रूप से दिव्य। वास्तव में शी हाओ ने संरचना को तोड़कर प्रवेश नहीं किया था, बल्कि पत्थर के दरवाजे को खोलने के लिए अपनी अमर ऊर्जा का उपयोग किया था। आप काफी साहसी हैं। वास्तव में युवा मिस के बिस्तर का उपयोग करने का साहस कर रहे हैं। चेन नुओ चिल्लाया। उसका चेहरा उतर गया। आंखें ठंडी रोशनी से झपक रही थी क्योंकि वह अंदर मौजूद व्यक्ति को देख रहा था। सुलान भी थोड़ी स्तब्ध थी जब वह शी हाओ की ओर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बेतरतीब बातें करना बंद करो। क्या ये कोई अद्भुत चट्टान नहीं है? शी हाओ ने अपनी आंखें खोली। पूरा शरीर सहज महसूस कर रहा था। यह एक पत्थर का कमरा था, एक झांग लॉन्ग चट्टान के अंदर जो चमकदार और पारदर्शी थी। जब वह यहाँ बैठा तो वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता था। जल्दी से एक दाव समझ की स्थिति में प्रवेश कर सकता था। ये बेहद आश्चर्यजनक था। ये युवा मिस का बिस्तर है, ऐसी जगह जिसका इस्तेमाल किसी और ने कभी नहीं किया। इसे वान परिवार से लाया गया था, सुलान ने कहा। ओह, मैंने सोचा था कि यह सिर्फ एक दाव समझ मंच था, इसलिए इस प्रकार की कहानी थी। शी हाओ उठकर पत्थर के मंच से नीचे चला गया। तुमने वास्तव में इस तरह की बात की? युवा मिस के बिस्तर पर जाकर यह मामला खत्म नहीं हुआ है, चेन नुओ ने गुस्से में कहा। बस थोड़ी सी गलतफहमी थी, शी हाओ ने कहा। ठीक इसी समय अमर गुफा के बाहर से खतरे की चीख सुनाई दी। कोई परी वांग शी के बिस्तर पर चला गया। अरे, बेतरतीब ढंग से बोलना बंद करो। शी हाओ घबरा गया और चिल्लाया। अब भी चेन नुओ और सुलान को ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे बाहर भाग रहे थे। हे भगवान, कोई वांग शी के बिस्तर पर चढ़ गया। बाहर खड़ी एक महिला जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज आसमान तक गई। उसे डर था कि कहीं दूसरों ने उसे पहले न सुन लिया हो। ये लड़की कौन है? शी हाओ ने पूछा। वह राजकुमारी याओ यू की सबसे अच्छी दोस्त है, साथ ही एक शक्तिशाली आधिकारिक शिष्या भी है, सुलान ने कहा। राजकुमारी याओ यू और वांग शी के बीच हमेशा ही प्रतिद्वंदी का रिश्ता रहा है, जो बेहद उग्र है। राजकुमारी याओ यू की यह अच्छी दोस्त स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही थी। क्या? कौन है? परी वांग शी के बिस्तर में घुसने की हिम्मत किसने की? दूर से जवाब आया। गुफा के प्रवेश द्वार पर उन व्यक्तियों को पता था कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब जब इस तरह की बात फैल गई है तो वांग शी किस तरह की प्रतिक्रिया करने वाला था? अध्याय 1105 अशांति। स्वच्छ प्रकाश वाला एकांत जंगल, एक ऐसा स्थान जहां घने जंगल हैं, हवा में धुंध फैली हुई है और बहुरंगी बादल चमक रहे हैं। उस महिला की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि यह कोई दिव्य संस्था थी। सभी की सुनने की शक्ति असाधारण रूप से तेज थी। कौन नहीं सुन पाएगा ये? यद्यपि यह स्थान बहुत बड़ा था, पर्वतीय क्षेत्र विशाल था, फिर भी कुछ लोग थे जो दूर से उसकी आवाज सुनकर तुरंत भयभीत हो जाते थे। क्या ये भ्रम है? मैं क्या सुन रहा हूँ? सभी यही सोच रहे थे। ये बहुत चौंकाने वाला था। इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वांग शी के बिस्तर पर जाकर क्या इससे ज्यादा चौंकाने वाली कोई खबर थी? ये धरती हिला देने वाली थी। वान परिवार की युवा मिस ने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की, अलग थलग और पहुंच से परे। हर किसी की नजर में वह बहुत असाधारण, बहुत ऊपर, कई प्रतिभाओं की देवी थी। अंत में इस प्रकार की जानकारी थी।
इसका निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यह महिला पागल है, सू लान ने अपने पैर पटकते हुए कहा। वह जानती थी कि मामला बिगड़ गया है। दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से गलतफहमी पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसा कर रहा था। चाहे दूसरे लोग माने या ना माने, एक बार जब ये खबर बाहर आ गई तो इससे वान परिवार की युवा महिला की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। इससे चेन नुओ और सू लान थोड़ा घबरा गए। युवा महिला क्यूलिन, क्या आपके प्रतिष्ठित स्व को ऐसा नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा हो रहा है? सू लान बोली, मैं तो बस एक तथ्य घोषित कर रहा हूँ, क्या ये हो सकता है कि मैं गलत हूँ? मैंने इसे खुद सुना है, क्यूलिन ने दूर से मुस्कुराते हुए कहा। सू लान और चेन नुओ की राय में वह मुस्कान बेहद नकली थी, बेहद घृणित। लेकिन एक आधिकारिक शिष्य के अनुयायी होने के नाते वे क्यूलिन के विरोधी नहीं थे। अगर राजकुमारी याओ यू को इस बारे में पता होता तो शायद वह आपके प्रतिष्ठित व्यक्ति के कार्यों को स्वीकार नहीं करती। सू लान ने अपनी आवाज को कम करने की पूरी कोशिश की। क्यूलिन हंस पड़ी। लहरों पर चलती परी की तरह वह उस जगह से गायब हो गई। वह चली गई, लेकिन ये जगह शांत नहीं रह सकी। तुरंत ही आधिकारिक शिष्य वहां पहुंचे और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। क्या हुआ? क्या क्यूलिन ने अभी जो कहा वह सच था? 4-5 युवक दौड़े दौड़े आए, उनकी आंखें तीखी और भयंकर थीं। वे उन लोगों को घूरते हुए जोर जोर से पूछ रहे थे, बेशक ये झूठ है, तुम उस महिला की बातों पर भी यकीन करते हो? शेहाओ ने निर्णायक ढंग से कहा। वह बिना किसी कारण के मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था। ये खास तौर पर तब था जब उसे दूसरों द्वारा फंसाया जा रहा था। भले ही उसने यह बात उस पर निर्देशित नहीं की थी, लेकिन वह वांग शी से निपटना चाहती थी। फिर भी वह इस तरह की चीजों में शामिल नहीं होना चाहता था। तुम बोलो। ठीक इसी समय उनमें से एक ने उस युवती की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, जिसे वांग शी ने अभी अभी अनुयायी के रूप में लिया था। उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने डराते हुए कहा, क्या? क्यूलिन ने जो कहा वह सच था। वह एक महान दिव्य क्षमता का प्रदर्शन कर रहा था। जब दूसरा पक्ष अचानक पकड़ा जाता था तो वह उसके मन को नियंत्रित कर सकता था, जिससे वह सच बोल सकता था। हाँ, वह परी वांग शी के बिस्तर पर गया था। उस महिला की आंखें सुस्त दिखीं, जो भावहीन होकर शिहाओ की ओर इशारा कर रही थीं। क्या? वे युवा घबराकर चिल्ला उठे। जो कुछ वे सुन रहे थे उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी तो वे बस सामान्य रूप से परीक्षण कर रहे थे, फिर भी यह बेतुका सत्य था। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। दरअसल एक लंबी उम्र वाले परिवार की सबसे खूबसूरत महिला के साथ ऐसी ही घटना घटी थी। ये सचमुच थोड़ा अवास्तविक था। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बोलें। ये लड़का युवा मिस वांग शी के बिस्तर पर चढ़ गया। किसी ने चिल्लाते हुए कहा। चेहरे पर कठोरता आ गई। फिर वह क्रोधित हो गया। उसे लगा कि यह बहुत बड़ा मजाक था। बस इस तरह की चीटी, बस एक अनुयायी, उसके पास लंबी उम्र के परिवार की परी का निमंत्रण प्राप्त करने की क्या योग्यता थी? ये बहुत ही हास्यास्पद था। ऐसा नहीं है, सू लान ने जल्दी से समझाया। अगर इस तरह की बात लीक हो गई तो इससे हालात और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन उस युवक की आवाज बहुत तेज थी, जो पूरे पहाड़ी इलाके में गूंज रही थी। जो लोग जल्दी से वहां पहुंच रहे थे उन्होंने उसे सुन लिया। पुटोन, कुछ ही दूरी पर किसी को ये स्वीकार करना कठिन लगा कि वह सीधे हवा से नीचे गिर रहा है। जो लोग वहां पहुंचे उनके चेहरे पर एक के बाद एक भावभंगिमाएं उभर आईं। इस तरह की खबरें बहुत डरावनी, बिल्कुल पागलपन भरी थी, जिससे वे स्तब्ध रह गए। मुझे विश्वास नहीं होता, किसी ने जोर से चिल्लाया। जो भी हो, ये सब सच है। आप सभी ने अभी अभी सुना है, क्यूलिन ने दूर से कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चेन नुओ ने जल्दी से आसपास के लोगों को स्थिति समझाने की कोशिश की। बस गुस्से से भरी चीखें दूर दूर तक फैल चुकी थी और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। कुछ अति संवेदनशील लोग भी थे जो बेहद निराश थे। अडोब मैक्स, अपनी कल्पना को प्रज्वलित करें, सीखें और 15-16 अक्टूबर को अडोब मैक्स में शीर्ष क्रिएटिव से प्रेरित हों। मुफ्त में ऑनलाइन देखने के लिए साइन अप करें। अडोब। ये खबर उल्का की तरह महासागर में टकराई, जिससे स्वर्ग तक पहुंचने वाली लहरें उठने लगीं। चेन नुओ और सू लान ने तनाव कम करते हुए समझाया। उन्होंने सांस छोड़ी। हालांकि जब उन्होंने शेहाओ की ओर देखा तो उनकी आंखें अभी भी बलपूर्वक थीं। दुर्भाग्य से क्यूलिन और अन्य लोगों की पहले की गलतफहमी के कारण दूर के लोगों को स्थिति समझ में नहीं आई। दूसरों के गुस्से के साथ साथ अफवाहें भी फैल रही थीं। ये थोड़ा बेतुका था, लेकिन यह वास्तव में हो रहा था, क्योंकि इसमें वांग शी जैसी असाधारण परी शामिल थी। यह मुश्किल था, भले ही वे ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। चाहे वह सच हो या झूठ, एक बार खबर फैल जाए तो वह ज्वार की तरह फैलती है, बाहर की ओर बढ़ती है। ये झूठ है, हम पहले ही स्पष्टीकरण सुन चुके हैं। क्लियर लाइट सेक्लुडेट वुड्स के सामने कुछ युवा प्रतिभाशाली लोगों ने समझाया। हालांकि जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। खबर तेजी से फैल गई। इसके तुरंत बाद कुछ लोगों ने कहा कि यह एक तमाशा था, लेकिन कुछ लोगों ने गंभीरता से कसम खाई कि उन्होंने सच सुना है कि कोई व्यक्ति वांग शी के बिस्तर पर गया। तुरंत ही बहुत हंगामा मच गया। बहुत सारे लोग आ गए। वे सभी आधिकारिक शिष्य थे, सत्यापन के लिए यहाँ आए थे। बस एक नौकर, फिर भी आप बेतरतीब ढंग से बोलने की हिम्मत करते हैं। युवा मिस की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं। एक बदसूरत मेढक हंस का मांस खाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये सच है, बकवास नहीं है। अफवाहें जितनी अधिक फैलाई गईं, वे उतनी ही अधिक विकृत होती गईं, जिससे भारी हंगामा मच गया। वह नौकर कहाँ है? मैं उसे मार डालने जा रहा हूँ। शश, वह व्यक्ति नौकर नहीं है, बल्कि एक दाव मित्र है जिसे परी वांग शी ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने पहले नहीं कहा था। एक सामान्य व्यक्ति परी वांग शी के बिस्तर पर कैसे चढ़ सकता है? ये स्पष्ट था कि कुछ लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे थे तथा तथ्यों को छिपाने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैला रहे थे। चेन नुओ और सू लान बस पागल होने ही वाले थे। क्लियर लाइट सेक्लुडेट वुड्स को बिना किसी अच्छे कारण के इस तरह से घेर लिया गया। बहुत सारे लोग आ रहे थे, सभी उनसे सत्यापन मांग रहे थे। इस बीच आसपास कई लोग बेतरतीब ढंग से बात कर रहे थे। ये सचमुच एक बेतुकी आपदा थी, बहुत अधिक अन्याय था।
ये स्पष्ट था कि यह मूलतः एक गलतफहमी थी जिसे किसी ने दुर्भावनापूर्वक फैलाया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल गया है। इसे समझाना थोड़ा कठिन है तथा इसे ठीक करने का जितना प्रयास किया गया, चीजें उतनी ही बदतर होती गईं। पहले आए लोगों ने उनकी व्याख्या पर विश्वास कर लिया, लेकिन बाद में अन्य लोगों ने अव्यवस्था फैला दी। उनके लक्ष्य अशुद्ध हो गए, जिससे ये स्थान अत्यधिक शोरगुल वाला हो गया। जुटिजा के शानदार नए आभूषण संग्रह का अन्वेषण करें। हीरा आभूषण। हमने पहले ही कहा था कि यह सब झूठ है। आप सब हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? क्या आप जानबूझकर गंदा पानी छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं? जब हमारे कबीले की जवान लड़की वापस आएगी तो वह आप सभी से जरूर मिलने आएगी। सूलान ने गुस्से से कहा। अरे नौजवान, तुम तो बिल्कुल बेफिक्र लग रहे हो, जैसे कि इसका तुमसे कोई लेना देना ही न हो। आखिर क्या हो रहा है? किसी ने शेहाओ को उकसाना शुरू किया। शेहाओ ने उन पर एक नजर डाली, ये जानते हुए कि ये लोग जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहे हैं। चाहे वह कुछ भी कहे, उसका मतलब गलत ही होगा और वह उनके खिलाफ ही होगा। यही कारण था कि उन्होंने सीधे तौर पर उनकी उपेक्षा की। हे, हमारे यहाँ काफी गुस्सैल स्वभाव है। फिर भी लगता है कि तुम में काफी हिम्मत है वांग शी के बिस्तर पर जाने की। हा हा। कोई जोर से हंसा। किसी काम का नहीं। शी हाओ के पास केवल ये शब्द थे, सरल और सीधे। ये जगह तुरंत ठंडी हो गई। हवा में हत्या का भाव व्याप्त हो गया। बहुत से लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। सूलान को तुरंत लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ये ऐसे लोगों का समूह था जो अमर ऊर्जा की साधना करते थे। उनमें से हर एक शक्तिशाली था। अगर वांग शी यहाँ नहीं होता तो उन्हें कौन रोक सकता था? उसने महसूस किया कि इस लड़के को लाने का युवा मिस का निर्णय वास्तव में एक गलती थी जो बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली थी। कोई हरा हुआ आदमी भी हमें इस तरह भड़काने की हिम्मत कर सकता है। बस एक ऐसी चीज जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क नहीं जानती। किसी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अचानक आकाश से बहुरंगी रोशनी बिखरी, लहरें उठी, एक पवित्र और शुद्ध आभा लेकर। वांग शी वापस लौटा। उसके कपड़े लहरा रहे थे, उसकी त्वचा बर्फ की तरह चिकनी और चमक रही थी। वह एकांत जंगल में उतर रहा था। उसने खबर सुनी, उसे पता था कि क्या हुआ था। उसने शेहाओ की तरफ देखा, उसका चेहरा अजीब था। वह भी कुछ अवाक थी। यह आदमी वाकई चीजों को भड़काने में माहिर था। बस आने के बाद ही इतनी गड़बड़ी पैदा कर दी। वांग शी स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा थी। जब खबर आई तो वह वास्तव में शेहाओ को पीटना चाहती थी और फिर उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करना चाहती थी। हालांकि वह अंततः रास्ते में थोड़ा शांत हो गई। जब वह यहाँ आई तो चौंकाने वाली बात यह थी कि वांग शी ने गहरी सांस ली, कुछ भी नहीं कहा और शेहाओ की ओर देखा। परी वांग शी, ये व्यक्ति आपकी पवित्रता पर कलंक लगा रहा है। इस व्यक्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अभी अभी यह साबित हुआ कि उसने सचमुच ऐसा ही कुछ किया था। किसी ने दोहराया। शेहाओ ने एक दर्शक की तरह शांत दृष्टि से देखा, द्वेष की लहर महसूस की। जो लोग बोल रहे थे वे एक बात थी, अंधेरे में बातें बनाने वाले और भी अधिक घृणित थे। इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। अगर तुम निकम्मे लोग पीछे नहीं हटे तो तुम सभी को एक एक करके मार दिया जाएगा। शेहाओ ने बेहद दबंग अंदाज में कहा। ये जगह तुरंत शांत हो गई। फिर वे लोग जोर जोर से हंसने लगे। तुम्हारे पास तो स्वर्गीय देव संस्था में प्रवेश की भी योग्यता नहीं है, फिर भी तुम हमारे सामने बेशर्मी से शेखी बघाड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ये वास्तव में प्यारा है, दयनीय रूप से मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में इस प्रकार की बात कहने का साहस है। कुछ लोग जोर से हंसने लगे। वांग शी ने कुछ नहीं कहा, वह किनारे से देखता रहा। अध्याय 1106 अत्यंत कष्टकारी। लोगों का समूह एक दूसरे को निराशा से देखने लगा। यह आदमी वाकई कुछ खास है जो ऐसा कुछ कहने की हिम्मत भी कर सकता है। उसके पास क्या योग्यता थी? वह तो स्वर्गीय देवता की संस्था में भी प्रवेश नहीं कर सकता था, फिर भी उसने इस तरह का प्रदर्शन करने की हिम्मत की। स्वर्गीय देवता संस्थान के अंदर आधिकारिक शिष्यों को एक दूसरे को मारने की अनुमति नहीं है। वांग शी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा। शेहाओ ने सिर हिलाकर कहा कि वह समझ गया है। मैं कोई आधिकारिक शिष्य नहीं हूँ, इसलिए एक या दो को मारना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? दूसरों की तो बात ही छोड़िए। वांग शी भी कुछ अवाक रह गई। वह इस आदमी को बताना चाहती थी कि वह कत्लेआम नहीं कर सकता, लेकिन अंत में उसे इस तरह गलत समझा गया। बेशक वह अब भी मानती थी कि यह आदमी जानबूझकर मूर्खता का नाटक कर रहा था। बाकी लोगों को कुछ खास समझ नहीं आया। उनमें से कई के चेहरे उतर गए। वे लगातार उपहास करते रहे। वे वास्तव में शेहाओ से नाराज थे। उनकी नजरों में वह कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। उसमें अमर शक्ति भी नहीं थी, फिर भी उसने उनके सामने बेशर्मी से शेखी बघाड़ने का साहस किया। मूर्ख, तुम तो स्वर्गीय देवता संस्थान में भी प्रवेश नहीं पा सके, फिर हम पर इस तरह चिल्लाने की तुम्हारी क्या योग्यता है? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से काम करके तुम्हें बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है? तुम्हें परिणाम नामक ये चीज सीखनी होगी। जब समय आएगा तो तुम्हें अपनी जान गंवाकर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये लोग स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट थे। अगर लुतुओ, फैंग जिंगटियन या इस तरह के अन्य लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे तो यह अभी भी समझ में आता था, लेकिन इस हारे हुए व्यक्ति ने भी उन्हें तुच्छ दिखाने की हिम्मत की, जिससे वे बेहद क्रोधित हो गए। मुझे उससे निपटना चाहिए। स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करने के बाद खुद को कैसे व्यवहार करना है यह नहीं जानता। किसी को उसे कुछ चीजें सिखानी होंगी, उसे सबक सिखाना होगा। कोई व्यक्ति चलते हुए बोला, पुरातन राक्षसी भालू का वंशज, क्या इसे खाया जा सकता है? शेहाओ ने आने वाले को घूर कर देखा, उसका मूल शरीर देखा और फिर वांग शी से इस तरह पूछा। समूह के लोग स्तब्ध रह गए और इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। ये राक्षसी भालू पहले तो अचंभित रह गया, फिर वह क्रोधित हो गया। यह आदमी उसे मारकर खाना चाहता था। वह वास्तव में जानता था कि घृणा कैसे पैदा की जाती है। बहुत से लोग हंसे, उन्हें लगा कि यह आदमी थोड़ा अजीब है। हालांकि उनमें से बहुत से लोगों के चेहरे ठंडे थे जो शेहाओ की हार का इंतजार कर रहे थे। तुम सच में मार नहीं सकते? वांग शी ने अपना सिर हिलाते हुए उससे कहा। केवल वह जानती थी कि वह सरल नहीं था। संभवतः उसके पास अमर ऊर्जा की दो किस्में थीं। वाकई बोरिंग है। भालू का पंजा वाकई बहुत बढ़िया मांस है। बिना खाए सिर्फ देखना ही बर्बादी है। शेहाओ ने खेद व्यक्त किया।
मादरचोद, क्या वह वास्तव में नहीं जानता था या वह दिखावा कर रहा था? जब उसका सामना इस राक्षसी भालू से हुआ जिसने अमर ऊर्जा की खेती की थी, तो उसने इतनी अशिष्टता से पेश आने की हिम्मत की। वास्तव में एक युवा बछड़ा जो बाघों से नहीं डरता था। राक्षसी भालू को बहुत गुस्सा आया। वह बहुत दबा हुआ महसूस कर रहा था, काफी दबा हुआ महसूस कर रहा था। इस युवक से बात करने के बजाय वह उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देना चाहता था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, राक्षसी भालू ने झपट्टा मारा। शेहाओ एक तरफ हट गया और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें खा नहीं सकता, ये जगह तुम्हें मारने की अनुमति नहीं देती। वास्तव में यह रुचिकर है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना सही रहेगा। यह आदमी आत्मविश्वास से इतना भरा हुआ था कि उसने सरकारी शिष्यों के सामने इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत की। राक्षसी भालू फिर से करीब आ गया। उसके शरीर से बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी। हालांकि वह अभी भी मानव रूप में था, लेकिन एक जानवर जैसी आभा निकल रही थी, जंगली, दबंग और क्रूर। इस जगह की निगरानी कौन कर रहा है? जल्दी करो और इस पागल भालू को यहाँ से बाहर निकालो, शेहाओ ने कहा। इतनी कायरता से पेश आते हुए क्या तुम डरे हुए हो? लड़ने के लिए भी तैयार नहीं हो? आसपास खड़े लोगों ने उसका मजाक उड़ाते हुए चिल्लाया। क्या आप सब की तरह मक्खियों से डरने का कोई मतलब है? शेहाओ ने जवाब दिया। इससे वे तुरंत क्रोधित हो गए। जो लोग उसके खिलाफ खड़े थे उनके चेहरे उतर गए और वे हत्या करने के इरादे से खड़े हो गए। शेहाओ ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुड़कर सीधे वांगशी की गुफा की ओर चल पड़ा, जहां बहुरंगी रोशनी फैल रही थी और अस्त व्यस्त धुंध फैल रही थी, जो इस क्षेत्र की शुद्ध भूमि थी। वांगशी ने उसे तिरछी नजर से देखा। यह आदमी वाकई बहुत ज्यादा परिचित सा व्यवहार कर रहा था। मालिक के यहाँ मौजूद होने के बावजूद वह अंदर भाग गया, बिल्कुल भी विनम्रता से पेश नहीं आ रहा था। तुम यहाँ वापस आ जाओ, राक्षसी भालू चिल्लाया। वह बहुत गुस्से में था, लेकिन उसने वांगशी की गुफा में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह एक प्रतिबंधित क्षेत्र था। उनके लिए ये लूतुओं के बराबर एक विशेषज्ञ था, और मुझे सिर्फ इसलिए वापस जाना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। तुमसे लड़ने से क्या फायदा? तुम्हें हराने से कोई उपलब्धि की भावना नहीं आती, बस समय की बर्बादी होती है। शेहाओ के शब्दों को सभी के लिए सहन करना मुश्किल था। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, उसके पास खुद की तुलना अमर ऊर्जा की खेती करने वाले लोगों से करने की योग्यता नहीं थी। हालांकि अंत में वह अभी भी बहुत ही निर्लज था, बार बार उनका मजाक उड़ाता रहा। यह आपकी लड़ाई है, फिर भी आप दूसरों से पैसे ऐंठना चाहते हैं। राक्षसी भालू की आंखें ठंडी थी, चेहरे पर अंधेरा था। अगर तुम्हारे पास लाने के लिए संतोषजनक खजाने हैं, तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ सकता हूँ, अन्यथा बस किनारे पर जाकर रहो, शेहाओ ने कहा। लोगों का समूह बुरी तरह से क्रोधित था। अगर कोई उसके खिलाफ लड़ना चाहता था तो उसे इनाम देना पड़ता था। असल में शर्तों के बारे में बात करें तो ये कैसे सहन किया जा सकता था? राक्षसी भालू ने कहा, मेरे पास यहाँ 2 स्वर्गीय देवताओं के गुप्त खजाने हैं। मेरी मुट्ठी तो स्वर्ग के देवताओं के गुप्त खजानों को भी नष्ट कर सकती है, मुझे उनकी क्या जरूरत है? क्या तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसने अमर ऊर्जा की खेती की है? इतने गरीब, कोई स्वर्गीय सामग्री नहीं? शेहाओ ने पूछा। उसके आश्चर्य भरे चेहरे को देखते हुए राक्षसी भालू वास्तव में उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहता था। उसे तब तक पीटना चाहता था जब तक उसका चेहरा सूज न जाए। उसे वास्तव में पिटाई की जरूरत थी। क्या तुम सब इतने गरीब हो? कोई सच्चा फीनिक्स रक्त, नौक्रांति अमर गोली, प्राचीन स्वर्गीय कला, गुप्त ग्रंथ और अन्य नहीं? शेहाओ ने पूछा। जब चीजें इस स्तर पर पहुंच चुकी थी तो हर कोई जानता था कि इस आदमी ने ये सब जानबूझकर किया था। वह बहुत बेशर्म था, बहुत घिनौना था। मेरे पास पर्पल पैलेस अमृत की एक भट्टी है। बैंगनी महल अमृत, ये स्वर्ग और पृथ्वी का सार था जिसे खोजना कठिन था। अफवाह थी कि इसके सभी प्रकार के चमत्कारिक उपयोग हैं। केवल शेहाओ ने अभी भी अपने होठों को सिकोड़ रखा था। मैं पहले से ही एक पवित्र बलिदान क्षेत्र विशेषज्ञ हूँ। भले ही बैंगनी महल अमृत मूल्यवान है, यह मेरे लिए उतना उपयोगी नहीं है। पर्पल पैलेस अमृत के कई प्रकार हैं। आपने जो देखा है वह शायद बैंगनी रंग के बहुरंगी धब्बों वाले सामान्य प्रकार के होंगे। वास्तव में पर्पल पैलेस अमृत के कई उच्च स्तर हैं, राक्षसी भालू ने कहा। बोलते समय उसने एक गोली भट्टी बनाई। उसमें से बहुरंगी रोशनी बह रही थी जो वाकई शानदार थी। उस गोली भट्टी के अंदर वास्तव में बैंगनी महल अमृत भरा हुआ था, लेकिन ये थोड़ा खास था। बैंगनी तरल में से 5 रंगों की धुंध की लहरें निकल रही थी। बैंगनी महल अमर धुंध। शेहाओ चौंक गया। सिद्धांत के अभिलेखों के अनुसार कुछ दुर्लभ बैंगनी महल अमृत थे जिनमें अमर ऊर्जा थी। ये चीजें निश्चित रूप से शायद ही कभी देखी गईं। यद्यपि राक्षसी भालू का बैंगनी महल अमृत असाधारण था, फिर भी ये पौराणिक श्रेणी तक नहीं पहुंच सका, अभी भी थोड़ा पीछे था। ठीक है, फिर यही काफी है। चूंकि आप इतनी ईमानदारी से मुझे ये पर्पल पैलेस अमृत उपहार में दे रहे हैं, तो मैं आपके लिए चीजें बहुत मुश्किल नहीं बनाऊंगा। शेहाओ ने अपना सिर हिलाया और बेहद प्रसन्न भाव से कहा। शेहाओ सीधे गुफा से बाहर निकला और प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने, राक्षसी भालू के खिलाफ लड़ने की पहल की। इस तरह लापरवाही से काम करना, पूरी तरह से मौत की तलाश करना। बहुत शोर है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। ये लोग शेहाओ को नीची नजर से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। सभी लोग उसे नीची नजर से देख रहे थे। हालांकि शेहाओ वाकई बहुत तेज था। जब उसने अपना हाथ उठाया तो प्रतीकों का एक विस्तार दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि वह एक शानदार तरीका दिखाने जा रहा था। कुछ देर की बातचीत के बाद शेहाओ ने मन ही मनाह भरी। इस व्यक्ति की गति बहुत तेज थी, उसके लिए गुप्त तकनीक दिखाना बहुत मुश्किल था। पेंग, वे बहुत निकट से लड़े। उनकी चमक स्वर्गारोहण के समान चमक रही थी। हड्डियों के पाठ आपस में गुंथ रहे थे, दोनों अत्यंत चमकदार हो गए थे। एक बार की मुठभेड़ में राक्षसी भालू को खून की खांसी आने लगी, लेकिन उसने बलपूर्वक इसे सहन किया। अगर दूसरों को पता चल गया तो क्या उसका कोई चेहरा बचेगा? सब हैरान हो गए। ये कौन था? क्या सचमुच इसमें दिव्य देव संस्था में प्रवेश की योग्यता नहीं थी? वह वास्तव में राक्षसी भालू से लड़ सकता है, उसे घायल कर सकता है। कुछ लोग घबराकर चिल्ला उठे। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। हान, राक्षसी भालू ने अपना हाथ हिलाया, फिर भी अपना असली शरीर नहीं दिखाया।
उसके चारों ओर ऊर्जा तीव्र और शक्तिशाली थी, बड़ी लहरों की तरह उमड़ रही थी, दिव्य शक्ति उमड़ रही थी। इसके अलावा इस समय उसने अमर ऊर्जा की एक धारा को सक्रिय कर दिया, क्योंकि वह क्रोधित था। शेहाओ ने चकमा देकर रास्ता छोड़ दिया। अमर ऊर्जा जो उस पर बरस पड़ी, उसने बुबुक ध्वनियां छोड़ी जो बेहद भयावह थी। अगर यह कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसे बहुत पहले ही रोक दिया गया होता। यह एक अजीब दृश्य था। वे दोनों एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहे थे। युद्ध वास्तव में जितना था उससे कहीं ज्यादा सरल लग रहा था। वे शायद ही कभी संपर्क करते थे, लेकिन दिव्य शक्ति आश्चर्यजनक थी। इसके अलावा एक पल में बहुत तेजी से गायब हो जाती थी। अचानक शी हाओ की 10 उंगलियां हिली, अत्यंत क्रूर, अमर ऊर्जा के धागे के पास से अत्यंत तेजी से बस इस स्थान से गायब होने वाली थी। पेंग, अचानक शी हाओ ने राक्षसी भालू के चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर लगाया। अमर ऊर्जा से बचते हुए उसके शरीर पर वार किया, जिससे वह कई दर्जन झांक दूर उड़ गया। उसका शरीर जमीन पर धंस गया और बड़ी मात्रा में खून बहने लगा। उसी क्षण सभी लोग भयभीत हो गए। क्या अभी भी कोई दिव्य कारण था? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अमर ऊर्जा की खेती नहीं की थी, उसने वास्तव में पुरातन राक्षसी भालू को हरा दिया। ये किस तरह की युद्ध उपलब्धि थी? ये बहुत ही आश्चर्यजनक और गौरवशाली था। वांग शी को भी लगा कि उसका दिमाग उछल गया है। एक आधिकारिक शिष्य को ऐसे ही हरा दिया गया। इस लड़के ने तो बिना किसी अमर दाव ऊर्जा का इस्तेमाल किए नंगे हाथों से लड़ाई लड़ी, फिर भी जीत गया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक था। अभी भी इस प्रकार के लोग हैं जो अमर ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति को हरा देते हैं। किसी ने बड़बड़ाया, यह एक महान उपलब्धि थी। सभी को लगा कि यह अकल्पनीय है। अनगिनत आंखें शेहाओ पर टिकी थी। हर कोई तुरंत कई बातें सोचने लगा। चूंकि स्वर्गीय देवता क्षेत्र में मछली के लिए ड्रैगन बनने का अभी भी एक मौका था, इसलिए ये लड़का एक दिन स्वर्ग को चुनौती देने वाला बन सकता है। तो ये बैंगनी महल अमृत मेरा है। ये कहने के बाद वह सीधे गोली भट्टी में ले गया। क्या कोई और भी इसे आजमाना चाहता है? उसने पूछा। यही, किसी ने चिल्लाकर कहा। तो फिर स्वर्गीय खजाने ले आओ, वरना मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। शी हाओ ने सीधे कहा। इसके तुरंत बाद ये जगह फिर से शांत हो गई। क्या वह कोई अद्भुत प्रतिभा वाला व्यक्ति था या कोई बहुत कम देखा जाने वाला बेहद परेशान करने वाला व्यक्ति? सभी लोग कुछ हद तक स्तब्ध महसूस कर रहे थे। अध्याय 1107 फीनिक्स रक्त एकत्रित करना। शेहाओ ने मुड़कर वांग शी की गुफा में प्रवेश किया। उसे एक साफ नीला पत्थर मिला और वह बैठ गया और युद्ध की इस लूट की जांच करने लगा। बैंगनी महल का अमृत। इस चीज में 5 रंगों की धुंध घूम रही थी। हालांकि यह अमर ऊर्जा नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से असाधारण थी। कितनी अफसोस की बात है, यह अमर ऊर्जा नहीं है। वह थोड़ा असंतुष्ट था। भीड़ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पर्पल पैलेस अमृत जो वास्तव में अमर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये कितना आश्चर्यजनक था। ये लंबे जीवन की दवाओं से बहुत कम नहीं होगा, जो इतिहास में केवल कुछ ही बार दिखाई देती हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। एक रजत पेंगोलिन प्रकट हुआ, अपने मूल रूप में बदल गया। बकवास कम करो, पहले दिव्य खजाना बाहर लाओ, वरना मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। शी हाओ ने उन्हें कोई चेहरा न देते हुए गर्व से कहा। आधिकारिक शिष्यों की नजर में जो लोग अमर ऊर्जा की साधना नहीं करते थे, वे एक निम्न दर्जे के लोग थे। हालांकि अभी शेहाओ ने जीत हासिल की है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजर में ये किस्मत की वजह से था। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, जिससे कई लोग नाखुश हो गए। आखिर यह उनकी नजर में सिर्फ एक नौकर था, फिर भी अब वह इतना असभ्य और बैलगाम हो गया था। अहंकार से बात कर रहा था, उनके सिर पर चढ़ रहा था। बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। वांग शी ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि वह जानती थी कि यह युवक कितना असाधारण है, निश्चित रूप से निम्न दर्जे का नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अमर ऊर्जा की 2 किस्में थीं। इसके अलावा उसने अभी युद्ध को ध्यान से देखा। उसे विश्वास था कि शेहाओ ने अमर दाव ऊर्जा का उपयोग किए बिना अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए गुप्त रूप से अमर ऊर्जा का उपयोग नहीं किया था। मेरे पास आधे संप्रदाय के मास्टर स्तर की जादुई कलाकृति है, सिल्वर पेंगोलिन ने दांत पीसते हुए कहा। अकादमी में किसी सेवक ने कब अपने जैसे आधिकारिक शिष्यों को चुनौती देने की हिम्मत की थी? इससे उसे एक तरह की बेइज्जती महसूस होती थी। सावधान रहो, उसके बगल में बैठे लोगों ने चेतावनी दी। हालांकि वे आश्वस्त नहीं थे, फिर भी उनमें से कई लोग आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। ये व्यक्ति बेहद डरावना था, जिसने बिना किसी अमर ऊर्जा के किसी व्यक्ति को हराया था, जो अचंभित करने लायक था। आधे संप्रदाय के गुरु की जादुई कलाकृति के बारे में भूल जाओ, भले ही वह असली चीज हो, वह पर्याप्त नहीं होगी। मुझे केवल दिव्य औषधियां, फीनिक्स का खून और ऐसी ही चीजें चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कृपया चले जाओ, शेहाओ ने कहा। इस प्रकार की टोन, इस प्रकार की मुद्रा पेंगोलिन और अन्य के दांतों की जड़ों में खुजली पैदा कर देती है। मेरे पास थोड़ा सा फीनिक्स का खून है, मुझसे लड़ो, पेंगोलिन चिल्लाया। उसने मुट्ठी के आकार की एक क्रिस्टल बॉल निकाली, जिसके अंदर गहरे लाल रंग का खून भरा हुआ था, जो चमक रहा था और पारदर्शी था। अकादमी में केवल लुतुओ, फैंग जिंगटियन, वांग शी और कुछ अन्य लोग ही थे, जिनके पास रक्त कुंड में प्रवेश करने, बड़ी मात्रा में फीनिक्स रक्त में स्नान करने की योग्यता थी। अन्य, जब तक कि उनके पास आश्चर्यजनक प्रदर्शन न हो, वे केवल योग्यता के आधार पर थोड़ा सा प्राप्त कर सकते थे। तो फिर आओ, शेहाओ जोर से हंसा, उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके पास भी फीनिक्स का कुछ खून था, जो उसने ओरिजिन एंशिएंट माइंड में प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को दबाने से इकट्ठा किया था। उन्होंने इसे इकट्ठा करना जारी रखने का निर्णय लिया, और जब समय आया तो फीनिक्स के रक्त से स्नान करने, अपने शरीर को शुद्ध करने और एक महान पुनर्जन्म लेने का भी निर्णय लिया। अपनी जान दे दो, सिल्वर पेंगोलिन ने चिल्लाते हुए अपने मुंह से अमर ऊर्जा की एक किरण निकाली। जैसे ही वह आगे बढ़ा, इसने उसके शरीर को घेर लिया। क्या ये कोई स्टील हेड तकनीक है? शेहाओ ने उपहास करते हुए पेंगोलिन कबीले की जन्मजात दैवीय विधि को एक सामान्य नश्वर दुनिया की तकनीक बताया। अंतरिक्ष बिखर गया। वह पेंगोलिन बहुत तेज था, पहाड़ की चट्टान से नहीं, बल्कि शून्य से आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर एक बर्बर ड्रैगन की तरह हिल रहा था, जंगली और शक्तिशाली, तुरंत शेहाओ को भेदने के लिए दूरी पर पहुंच गया। शेहाओ एक तरफ खिसक गया।
अंत में पेंगोलिन तेजी से आगे निकल गया और उसी समय चांदी सफेद पूंछ एक पद ध्वनि के साथ आगे बढ़ी। शून्य में दरारें बढ़ गईं, जिससे गड़गड़ाहट की आवाजें निकल रही थीं। इसके अलावा एक प्रकार के रहस्यमय प्राकृतिक नियम प्रकट हुए जो शेहाओ की ओर बढ़ रहे थे और उसे यहाँ कैद करने वाले थे। हान, उस पल में शेहाओ का पूरा शरीर चमक उठा, प्रतिबंधों से मुक्त हो गया। एक उन्मत्त क्रूर जानवर की तरह उसकी हर हरकत में हावी होने की शक्ति थी। नंगे हाथों से लंबी पूंछ की ओर बढ़ते हुए पा हवा में एक तेज और स्पष्ट आवाज गूंजी। उसकी हथेली और पेंगोलिन की पूंछ आपस में टकराई, चिंगारियां उड़ी। प्रतीक और प्राकृतिक नियम की लहरें शून्य को हिला रही थीं। सबके चेहरे बदल गए। पेंगोलिन का शरीर अपनी दबंग ताकत के लिए मशहूर था और अब जब उसके शरीर में अमर ऊर्जा थी तो वह व्यक्ति उसका सामना करने के लिए मजबूर हो गया। फिर भी उसने अप्रत्याशित रूप से कुछ नहीं किया। यह आदमी थोड़ा डरावना है। क्या वह शरीर को मजबूत बनाने के चरम मार्ग पर चल रहा है? किसी ने अनुमान लगाया। बहुत ज्यादा डर महसूस करते हुए वह अप्रत्याशित रूप से पेंगोलिन के मांस का सामना कर सकता था, जो अमर ऊर्जा द्वारा समर्थित था, बस बहुत भयानक था। एक दहाड़ सुनाई दी। एक घूमते हुए लट्टू की तरह पेंगोलिन में चमकदार चांदी की रोशनी फूट पड़ी। पूरा शरीर हिल रहा था, बाहर की ओर बढ़ रहा था। शून्य को कुचल दिया गया। वह एक वध करने वाले राक्षसी देवता में बदल गया। इस स्थिति में भले ही शेहाओ ने अमर ऊर्जा का इस्तेमाल करके उसका सामना किया हो, फिर भी वह हार जाएगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेंगोलिन अपने सबसे शक्तिशाली क्षेत्र में लड़ रहा था। शरीर को मोड़ते हुए वह जानलेवा हमला कर रहा था। इस जगह के आसपास का स्थान एक पेंटिंग की तरह था जिसे बेरहमी से फाड़ दिया गया था और शेहाओ उसके भीतर फंस गया था। धिक्कार! कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। शेहाओ ने मुट्ठी का निशान बनाया और लगातार चांदी की रोशनी के उस धमाके पर वार किया जैसे कि वह स्टील पर वार कर रहा हो। उसके शरीर ने भ्रामक पैरों का प्रदर्शन किया। उसने हमला करते समय पेंगोलिन को घेर लिया। क्या वह अभी भी सीधे तौर पर लड़ सकता है? नहीं, उसके हमले सावधानी से चुने गए हैं। प्रत्येक वार केवल पेंगोलिन के सबसे कमजोर हिस्से पर ही होता है। सब हैरान थे। क्या वह वास्तव में पेंगोलिन की कार्यप्रणाली को समझ पाया था? उसके शरीर में हड्डियों के रास्ते की गतिविधियों को समझ पाया था। ये बहुत सटीक था। हमलों ने पेंगोलिन के पागल हमलों को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर दिया, जिससे उसके शरीर में नई एकत्रित शक्ति नष्ट हो गई, जिससे वह जल्दी से संघनित नहीं हो सका। ये थोड़ा बहुत चौंकाने वाला था। उसने असाधारण कीमती तकनीकों का उपयोग नहीं किया, बल्कि पेंगोलिन पर हमला करने के लिए सबसे सरल तरीकों का उपयोग किया, जिससे वह पूरी तरह से अविश्वास में पड़ गया। उसकी जादुई शक्ति पर लगाम लगाई जा रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपने हाथों से अमर ऊर्जा को रोक दिया। जब सभी ने ये दृश्य देखा तो वे दंग रह गए। इस आदमी की युद्ध संबंधी जागरूकता बहुत शक्तिशाली थी। पेंगोलिन के बारे में सब कुछ समझ रहा था। दूसरे पक्ष को बेअसर करने के लिए लगभग सही युद्ध तकनीक का उपयोग कर रहा था। पेंग शेहाओ ने लगातार कार्रवाई की, जिससे पेंगोलिन उड़ गया। भयानक मुट्ठी के निशान बार बार तराजू पर पड़ रहे थे। अब उसके शरीर से खून टपक रहा था। पेंगोलिन ने एक दयनीय चीख निकाली, अपने शरीर को अमर ऊर्जा के धागे से सुरक्षित किया। वह जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ हो गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे वास्तव में इस तरह के फीनिक्स रक्त की आवश्यकता थी। शेहाओ धीरे से जमीन पर उतरा। उसकी पिछली पागलपन का कोई भी लक्षण नहीं दिखा। उसने कीमती रक्त से भरा क्रिस्टल उठाया। कोई और? शेहाओ ने भीड़ की ओर देखा, एक हानिरहित मुस्कान प्रकट करते हुए। मैं पहले ये कहने जा रहा हूँ, अब से मैं केवल फीनिक्स का खून लूंगा। मुझे कोई और स्वर्गीय खजाना नहीं चाहिए। ये व्यक्ति निश्चित रूप से पागल है। भीड़ उसे दौड़ाकर पीटना चाहती थी, फिर उसे पीछे के पहाड़ों के पाताल कुएं में फेंक देना चाहती थी और 100 साल तक दबाकर रखना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आदमी बहुत घमंडी था और इस तरह की बातें कह रहा था। बहुत से लोग तुरंत अपनी राय नहीं बदल पाए, क्योंकि वे अभी भी उसे वांगशी का नौकर ही मानते थे। स्वाभाविक रूप से ऐसे लोग थे जो अलौकिकता पर विश्वास नहीं करते थे, फिर से कार्रवाई कर रहे थे। अंत में शेहाओ ने फीनिक्स रक्त की एक और गांठ प्राप्त की, जो काफी संतुष्ट महसूस कर रही थी। भले ही वे अनिच्छुक थे, फिर भी बहुत से लोगों ने फिर से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। उनका सामना एक संकी से हुआ। भले ही उसने अमर ऊर्जा की खेती नहीं की थी, फिर भी वह उन्हें दबाने में कामयाब रहा। फिर जब वांगशी ने अपनी भयानक शक्ति का प्रयोग करते हुए बात की, तो ये लोग डर के मारे चुप हो गए और अब यहाँ रुकने का साहस नहीं कर पाए और सभी वहाँ से चले गए। बेशक यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बड़ा तूफान आने वाला था। वांगशी का नाम 9 स्वर्गों में प्रसिद्ध था। उसने अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की। उसकी अमर सुंदरता बेजोड़ थी। कोई भी उसके सामने उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि वे वास्तव में उस अन्यायी से नफरत करते थे जिसे उसने बुलाया था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो जिस दाव मित्र को उसने आमंत्रित किया था। जब ये बात फैली तो लोग लगातार उन्हें चुनौती देने लगे। पहले भले ही वे लोग एक जैसे नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अकादमी में कोई विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि इसका मतलब यह था कि सभी सच्चे विशेषज्ञ एकांत में थे। अब ऐसे लोग थे जो उन्हें बाहर आमंत्रित करने लगे। अमर ऊर्जा की 2 किस्में रखने वालों को आमंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। बस रान लॉन्ग, मो जियू और अन्य लोगों को कार्रवाई करने दीजिए। अमर ऊर्जा की एक भी किरण हिमी को दबाने के लिए पर्याप्त है। जिन लोगों का उन्होंने उल्लेख किया था वे सभी एकांत में थे। उन्हें भाग लेने के लिए राजी करना कठिन था। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जिन्हें आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने शेहाओ के खिलाफ अपनी चुनौती की घोषणा की, जिससे भारी हंगामा हुआ। शेहाओ काफी निर्णायक था। वह किसी से भी लड़ने नहीं जा रहा था जो फीनिक्स का खून नहीं लाता था। उसने सभी को तब तक क्रोधित किया जब तक कि उनके चेहरे राख नहीं हो गए। उससे लड़ने के लिए उन्हें अभी भी फीनिक्स का खून उधार लेना पड़ा। बेशक उन्होंने एक अनुरोध भी किया, अगर शेहाओ हार गया तो उसे फीनिक्स रक्त या बैंगनी महल अमृत सौंपना होगा। अंततः ये लोग बार बार हारते रहे, लगातार हारते रहे। मात्र 2 दिनों में ही शेहाओ को असली खून की 6 और गांठें प्राप्त हो गईं, जिससे अन्य लोगों को अंतहीन दर्द महसूस हुआ और वे बेहद निराश हो गए। बहुत घृणित, हम वांगशी के एक नौकर को भी नहीं हरा सकते। किसी ने चिल्लाया। भाव अप्रिय चेहरा उतरा हुआ।
वे सभी अपने कुलों की उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं, जिन्हें सबसे शक्तिशाली युवा विशेषज्ञों के रूप में जाना जाता था। फिर भी अंत में स्वर्गीय देवता संस्थान में प्रवेश करने के बाद वे लुतुओ, राजकुमारी याओयू, वांग शी और अन्य लोगों से अभिभूत हो गए, लेकिन बस इतना ही। अब वे वांग शी के अनुयायी की तुलना भी नहीं कर सकते थे। वास्तव में यह एक बड़ा मानसिक झटका था, जिससे कई लोगों में हार की लहर महसूस हुई। शेहाओ, जिसके पास फीनिक्स रक्त के करीब 10 गांठ और बैंगनी महल अमृत की एक भट्टी थी, बेहद संतुष्ट था। अब कुछ और स्वर्गीय खजाने जीतने का तरीका खोजने की तैयारी कर रहा था और फिर एकांत साधना में प्रवेश कर रहा था। वांग शी को बहुत झटका लगा। इस आदमी के आने के बाद उसने जो चाहा किया, बिल्कुल भी असहज नहीं हुआ। उसने इस पूरे समय उसकी गुफा में साधना की, बिल्कुल भी विनम्रता से पेश नहीं आया। चेन नुओ, सू लान और अन्य सभी अवाक रह गए और उन्हें असंतोष भी महसूस हुआ। यहाँ तक कि वे आमतौर पर अपने दिव्य पहाड़ों में साधना करते थे, इसलिए इस गुफा में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस बीच इस आदमी ने थोड़ी सी भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। तुम्हारी ताकत खराब नहीं है, इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाओ। कुछ समय बाद मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ, वांग शी ने शी हाओ से कहा। शेहाओ इतना व्यस्त था कि उसने यह नहीं पूछा कि वह किसके खिलाफ लड़ने जा रहा है। उसने आधे मन से कुछ बातें कही। हालांकि उसने तुरंत जवाब दिया, अमर युद्ध क्षेत्र। वह बहुत हैरान था। आप कह रहे हैं कि लुतुओ, फैंग जिंगटिन और अन्य विशेषज्ञ भी लोगों को ला रहे हैं? शेहाओ का दिमाग हिल गया। वह सोच रहा था कि उसे कुछ लोगों से छुटकारा पाने के लिए वहां जाना चाहिए या नहीं। अध्याय 1108 मजबूत सुदृढ़ीकरण। अमर युद्ध क्षेत्र, यह एक ऐसी जगह थी जहां सच्चे अमर योद्धाओं ने जमकर युद्ध किया था। हालांकि अब एक महान युग बीत चुका था, लेकिन उस प्राचीन भूमि में अभी भी बहुत सारे रहस्य थे। हद तो ये थी कि वहां रहस्यमय जीव भी घूमते थे। इतने वर्षों के बाद जब से उस क्षेत्र की खुदाई की गई और खोज की गई, तब से बड़ी संख्या में किसान प्राचीन भूमि का पता लगाने के लिए वहां जाने लगे। वहां अमर दाव शास्त्र और अजीब जीव हैं। युद्ध का मैदान कभी कभी शांतिपूर्ण होता है, कभी कभी बेहद खतरनाक। ये वांग शी का वर्णन था। वे अवशेष थे जिन्हें पहले ही सील कर दिया गया था, एक ऐसी जगह जहां बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं। चाहे शक्तिशाली लोग हों या आम लोग, उन सभी के पास अपने अपने अवसर पाने का मौका था। बेशक ये खतरे से खाली नहीं था। शेहाओ को इस जगह के बारे में काफी दिलचस्पी थी और उसने इसके बारे में काफी कुछ पूछा। ऐसा तब हुआ जब उसे पता चला कि वहाँ अजीबोगरीब जीव पनपते हैं, जिससे वह इस जगह के बारे में और भी विस्तार से जानना चाहता था। वे जीव बहुत अजीब हैं, मानो वे वास्तव में इन 9 स्वर्गों और 10 पृथ्वियों से संबंधित नहीं हैं। वांग शी ने कहा, ये हमारे इलाके के नहीं है, क्या ये दूसरे किनारे से आए मेहमान हो सकते हैं? शी हाओ घबरा गया। वांग शी ने कहा, मेरा मानना है वह स्थान संभवतः उजाड़ सीमा की तरह होगा, जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ होगा। उस जगह पर कुछ खाली दरारें थीं। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें खोलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। हालांकि अभी भी ऐसे लोग थे जिन्हें संदेह था कि वे क्षेत्र सरल नहीं थे। दिलचस्प, शी हाओ ने सिर हिलाया। तुम्हें साधना करने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हो सकता है कि हमें कुछ समय बाद वहां से चले जाना पड़े। वांग शी ने कहा। उसने शेहाओ के सिर पर लगे हीरे के बैंड को देखा। हालांकि उसने एक गांव मित्र को वापस बुलाया था, लेकिन उस जादुई कलाकृति ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था। फिर भी उसे लगा कि इस युवा को अन्यायी माना जा सकता है। क्या आप लोगों के पास कोई शास्त्र या साधना नियमावली है? शी हाओ ने पूछा, बिल्कुल भी, बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करते हुए। वह जानता था कि स्वर्गीय देव संस्थान में प्रवेश करने के बाद सच्ची स्वर्गीय प्रतिभाएं कई साधना गुप्त नियमावलियां प्राप्त कर सकती हैं। उनमें अमर दाव शास्त्रों की कोई कमी नहीं है। अकादमी में अमर दाव शास्त्र हैं, लेकिन मुझे अभी भी उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला है। वांग शी ने कहा। उसके चमकदार सफेद गाल और असाधारण रूप से सुंदर चेहरे पर एक जीवंत शैली थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके शब्द काफी आकर्षण वाले थे, खासकर इसलिए क्योंकि वह आमतौर पर उदासीन व्यवहार करती थी, फिर भी अब वास्तव में इस तरह बोल रही थी। शेहाओ क्यों आया था? वह तो साधना करने आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह चला गया। यदि कोई अमर दाव शास्त्र प्राप्त करना चाहता है तो उसे युद्ध सिद्धियों की आवश्यकता होती है। अकादमी द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के मिशनों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक प्रकार का परीक्षण भी माना जा सकता है। वांग शी ने एक कदम आगे बताया। शेहाओ ने सिर हिलाया। उसे एक कदम आगे ये भी समझ में आ गया कि अमर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना भी इन प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक तरह की कठोर परीक्षा थी, ये देखने के लिए कि उनमें से किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। वांग शी ने इस घटना को बहुत महत्व दिया। वह अकादमी में सबसे शक्तिशाली शिष्यों में से एक थी, इसलिए वह अपनी प्रतिभा दिखाने के इतने बड़े अवसर को जाने नहीं देना चाहती थी। जब समय आएगा तो मुझे अमर दाव शास्त्रों पर भी एक नजर डालने दीजिए। मैं आपको लोगों के एक समूह से छुटकारा पाने में मदद कर सकता हूँ। शी हाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया, ये बात मुस्कुराते हुए कही। उसकी आंखें चमक से चमक रही थीं। उसे किसी भी प्रकार का बड़ा नरसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उदाहरण के लिए पवन वंश, यदि वह निश्चित था कि यह वे लोग थे जिन्होंने युआन किंग को उकसाया था, तो उसे उस युद्ध के मैदान में फैंग जिंगटियन को खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके अलावा युआन किंग के वंशज, कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। ये निश्चित रूप से एक हत्या का लक्ष्य था। जब उसने ये सोचा तो शेहाओ का दिमाग थोड़ा गर्म होने लगा। वह आखिरकार स्वर्गीय देवता संस्थान के असाधारण प्रतिभाशाली लोगों से भिड़ने जा रहा था। देखिए कि ये लोग वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। बेशक उस प्राचीन युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के बाद वह निश्चित रूप से 10 क्राउन किंग, निर्वासित अमर और निंगचुवान जैसे पुराने विरोधियों से भिड़ेगा। इस बीच राजकुमारी याओ यू, लुतुओ, इन प्रकार के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग, वे निश्चित रूप से कार्रवाई करने जा रहे थे। ये व्यक्ति निश्चित रूप से उस स्थान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, एक गहन महान लड़ाई लड़ेंगे। मेरे पास अकादमी से उधार लिए गए कुछ शास्त्र हैं। भले ही वे अमर दाव शास्त्र नहीं हैं, फिर भी वे काफी कीमती हैं, खासकर पूर्ववर्तियों की अंतर्दृष्टि। आप उन्हें संदर्भ के लिए उपयोग कर सकते हैं। वांग शी ने कहा। उसके पास कुछ गुप्त पाठ थे, वे सभी मूल थे जिन्हें जांच के बाद वापस करना था।
उसने उन्हें शेहाओ को सौंप दिया। शेहाओ ने इन खुदी हुई हड्डियों के टुकड़ों और जेड पट्टियों को स्वीकार कर लिया और तुरंत ही उनका मूल्य समझ लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये सभी शास्त्र लेखक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उकेरे गए थे और इनमें सबसे मौलिक सच्चा अर्थ निहित था। यह कोई शिलालेख नहीं था, इसमें शुद्धतम सार, बची हुई आध्यात्मिक छापें थीं। शेहाओ ने एक के बाद एक उन सभी को गंभीरता से, अत्यंत तल्लीनता से देखा। एक शास्त्र था जो संघनित जादुई छापों और दुनिया के बीच के संबंध के बारे में बात करता था। दूसरा आदिम आत्मा का पोषण कैसे करें, इस बारे में बात करता था। एक ऐसा था जिसमें सभी प्रकार के प्राचीन युद्धों को दर्ज किया गया था। शेहाओ लगातार अपना सिर हिलाता रहा। ये सब उसके सामने मौजूद लोगों का संग्रह था। जब उसने इन्हें पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे वह इन्हें बनाते समय उनकी मानसिक स्थिति को महसूस कर सकता था। ये किताब बुरी नहीं है, ये तकनीक बनाने के बारे में बात करती है, बहुत ज्ञानवर्धक है। शेहाओ ने क्षतिग्रस्त हड्डी का एक टुकड़ा पकड़ा और उसे बहुत गंभीरता और गहराई से पढ़ा। इस जेड पुस्तक में 2 प्रकार के पाठ थे, एक तो अमर प्राचीन से संबंधित मूल पाठ था, दूसरा एक प्रकार का अस्थि पाठ था जो वर्तमान दुनिया से संबंधित था, जिसे बाद की पीढ़ियों द्वारा जोड़ा गया था। उन्होंने इसे शुरू से अंत तक पढ़ा और काफी भावुक हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत समय पहले भी ऐसे लोग थे जो अफसोस के साथ आहें भर रहे थे। उन्हें एक नई साधना प्रणाली बनाने और भी मजबूत बनने की आवश्यकता महसूस हो रही थी और तभी वे दुश्मन को हरा सकते थे, अमर प्राचीन महान युग को नष्ट होने से रोक सकते थे। शेहाओ ने इसे पढ़ने में काफी समय बिताया। उसने धीरे से आह भरते हुए कहा, क्या एक दिन मैं भी एक नई साधना प्रणाली बना पाऊंगा? वो तुम्हारी भी ऐसी ही महत्वाकांक्षा है। वांग शी चौंक गई। फिर उसने कहा, अकादमी ने पहले हमसे अनुरोध किया था कि हम अलग अलग रास्ते बनाने की पूरी कोशिश करें। जो कोई भी कुछ सफलता प्राप्त करने में सफल होगा उसे जबरदस्त सहायता मिलेगी। अकादमी में किस तरह का इनाम है? शीहाओ ने पूछा। यदि कोई वास्तव में उस प्रकार का मार्ग बना सकता है तो अकादमी आपके लिए अपना पूरा पुस्तकालय खोल देगी, जिसमें कई अनमोल अमर दाव ग्रंथ शामिल होंगे जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। वांग शी ने उत्तर दिया, बेशक। इसके अलावा वे सभी प्रकार की दिव्य औषधियां, फीनिक्स रक्त और अन्य चीजें प्रदान करने की पूरी कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक बढ़ावा देंगे। शेहाओ चौंक गए और बोले, अकादमी को इसकी इतनी चाहत है? वांग शी ने आह भरी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा गंभीर था। हमारी वर्तमान साधना प्रणाली पहले से ही उन प्राणियों द्वारा पूरी तरह से शोध की जा चुकी है, इसलिए हमें नवाचार और परिवर्तन की आवश्यकता है। उन प्राणियों का मतलब दुश्मन था, है न? शीहाओ को अचानक लगा कि उसका मन थोड़ा भारी हो रहा है। भले ही उसने इसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, खुद को शांत किया। उस प्रकार की घबराहट, पिछले दिनों के महान युद्ध का माहौल अभी भी लगातार उसे घेरे हुए था। इसके तुरंत बाद शीहाओ ने अपना ध्यान उन हड्डियों वाली किताबों की ओर लगाया जो वांग शी वापस लेकर आया था। एक पुस्तक में एक प्राचीन विधि का उल्लेख था जिसमें शरीर और मूल आत्मा को शुद्ध करने के लिए बेजोड़ सच्चे रक्त का उपयोग किया जाता था। बुरा नहीं है, मैं इसे संदर्भ के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसने इसे काफी गंभीरता से पढ़ा, लगातार अपना सिर हिलाता रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी फीनिक्स का खून लगा हुआ था। किताब में दर्ज जानकारी के आधार पर उसे सभी तरह की औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढनी थी। अगर उन्हें एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो उनका असर बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि मैंने इतना फीनिक्स रक्त एकत्र नहीं किया है, लेकिन अगर मैं इसे उन औषधीय जड़ी बूटियों के साथ प्रयोग करूं तो ये पर्याप्त हो सकता है। शेहाओ ने कहा। बाहर शोर था, कुछ लोग फिर से चुनौतियां देने आए थे। परिणाम स्वरूप, जैसा कि अपेक्षित था, शेहाओ ने चुनौती का स्वागत किया, फिर से जीत हासिल की, थोड़ा सा सच्चा फीनिक्स रक्त प्राप्त किया। वह पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था, ये व्यक्त करते हुए कि वह किसी भी समय उनकी चुनौती का स्वागत करता है। अगले कुछ दिनों में कुछ लोग अत्यधिक क्रोधित हो गए तथा उन्होंने उन एकांतवासी शिष्यों को अपने ध्यान से बाहर आने तथा शीहाओ का दमन करने के लिए आमंत्रित किया। जब एक नर जिसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की थी, एकांत से बाहर आया और फिर भी शीहाओ से हार गया, तो वांग शी भी चौंक गया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस आदमी ने अभी भी खुद को सहारा देने के लिए अमर ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया था। ये कितना आश्चर्यजनक था। वह अपने साथियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था। कुछ और आदान प्रदान हुए। शेहाओ की युद्ध उपलब्धियां काफी प्रचुर थीं। अब एक साथ उसके पास पहले से ही फीनिक्स रक्त की 14 गांठें थीं। परिणाम स्वरूप अब ऐसे लोग नहीं थे जो उसे कुछ समय के लिए चुनौती देना चाहते थे। शेहाओ ने लगातार विशेषज्ञ को हराया, इतना सच्चा फीनिक्स खून जब्त किया जिससे कई लोगों को बहुत सिरदर्द महसूस हुआ। बेशक ऐसे बहुत से लोग थे जिनकी आंखें जल रही थीं। वे फीनिक्स के खून की इच्छा कर रहे थे तथा उसे वापस पाने का कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहे थे। शेहाओ सोच रहा था कि उसे कब किंग ही, काओ यूशेन, चांद गोनग्यान, छोटे खरगोश और अन्य लोगों से मिलना चाहिए। हालांकि उसे लगा कि चूंकि वह किसी भी समय फैंग जिंगटियन और अन्य लोगों को मार सकता है, इसलिए खुद को उजागर करना अच्छा नहीं था। मेरे पास फीनिक्स रक्त के 6 और हिस्से हैं, वे सभी आपके हैं, वांग शी ने अचानक गुफा के अंदर कहा, उसे एक बहुत बड़ा उपहार देते हुए। 6 क्रिस्टल मुट्ठी के आकार के थे, चमकते और पारदर्शी, नमी से भरे हुए। उनके भीतर फीनिक्स का चमकता हुआ खून भरा हुआ था। शेहाओ ने हैरानी से देखा, ये वाकई काफी आश्चर्यजनक था। उसके माथे पर हीरे की पट्टी ने उसे वान परिवार के प्रति थोड़ी नाराजगी महसूस कराई, हमेशा ये सोचते हुए कि वह ब्याज कैसे वसूलने जा रहा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग शी उसे इतना कीमती प्राचीन फीनिक्स रख देगा। तुम मुझे वान परिवार का सदस्य बनने के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक पत्नी के रूप में ही स्वीकार कर सकता हूँ। ये पंक्ति शीहाओ के मुंह से निकलते ही निकल गई। सूलान और चेन्नुओ जो अभी रिपोर्ट देने के लिए अंदर आए थे, लड़खड़ा गए। क्या हुआ? वे दोनों बुरी तरह डर गए। क्या यह आदमी पागल हो गया है? वांग शी की अभिव्यक्ति पहले तो कठोर हो गई और फिर उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाई दिया। उसने शेहाओ को देखा। स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि यह आदमी जानबूझकर बेतरतीब ढंग से बोल रहा था, एक भोलापन दिखा रहा था। तुम्हें बस जल्दी करना चाहिए और अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। जब समय आएगा, मुझे उम्मीद है कि तुम युद्ध के मैदान में उतर सकोगे।
तुम सब कुछ कामों में मेरी मदद कर सकते हो। लुतुओ, जाओ यू, जुबानकुन और अन्य शक्तिशाली अधीनस्थों को रोकने में मेरी मदद कर सकते हो। वांग शी ने कहा, अमर दाव शास्त्रों को प्राप्त करने के लिए, अकादमी की सबसे शक्तिशाली सहायता प्राप्त करने के लिए उसे एक शानदार प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। प्राचीन युद्ध के मैदान पर जीत हासिल करने के लिए शिहाओ जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि शिहाओ को अमर ऊर्जा की 3 धाराओं से कम वाले लोगों के सामने बेजोड़ होना चाहिए। उसने उन दोनों को इसीलिए बुलाया था। शिहाओ चौंक गया। ये औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें उसे फीनिक्स के खून से परिष्कृत करने की जरूरत थी। ये स्पष्ट था कि इस बार वांग शी अंत तक उसकी मदद करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि अमर युद्ध क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा कोई छोटी बात नहीं थी। निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के बीच उच्चतम स्तर की प्रतिस्पर्धा थी। वांग शी ने इसे अत्यधिक महत्व दिया। 10 दिन बाद इस गुफा की गहराई में स्थित एक पत्थर का कमरा फट गया। बहुरंगी रोशनी फूट पड़ी, हजारों किरणों के रूप में शुभ चमक निकली। अध्याय 1109 अनुचित व्यक्ति। पूरा पत्थर का कमरा रंग बिरंगी रोशनी से भरा हुआ था। शिहाओ वहां शांत और स्थिर बैठा हुआ अपनी साधना में लीन था। अंत में उसने एक आह भरी। दूसरा महान दाव फूल अब पूरी तरह से पूर्ण था। दाव नियमों से भरा हुआ, मानो ये स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ विलीन हो गए हों, जो अंतहीन शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम थे। दुर्भाग्यवश इस फूल से कोई प्राणी उत्पन्न नहीं हुआ। पहले फूल पर एक प्राणी बैठा था, धुंधला और अस्पष्ट, मानो वह वर्तमान से संबंधित न होकर अतीत में रह रहा हो। उस समय शिहाओ सोच रहा था कि क्या दूसरा महान दाव फूल दिखाई देने पर कोई विशेष प्राणी होगा, लेकिन वह थोड़ा निराश हुआ क्योंकि उसे कोई विशेष प्राणी नहीं दिखाई दिया। वह खड़ा हुआ और हल्की सी आह भरी। क्या ये हो सकता है कि उसका संदेह गलत था? कुछ ठीक नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि अवसर अभी तक नहीं आया है। शिहाओ ने कहा। उसने सोचा कि जब पहला दाव फूल खिलता था तो कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देता था। केवल बाद में जब यह मूल प्राचीन खदान में फिर से खुला तो यह उभरा। इस बार इसमें फीनिक्स का खून ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पूरी तरह स्नान नहीं किया। बस कुछ औषधीय जड़ी बूटियां उधार लेकर सार तैयार किया, फिर भी मात्रा पर्याप्त नहीं है। उसने धीरे से कहा। यद्यपि उसके पास 20 भाग सच्चा रक्त था, फिर भी यह उसके पूरे शरीर को धोने के लिए पर्याप्त नहीं था। लुतुओ, याओ यू, जुबानकुन और अन्य लोगों ने पहले फीनिक्स ब्लड पूल में सीधे प्रवेश किया था। खुद को परिष्कृत करने के लिए समृद्ध फीनिक्स रक्त सार उधार लिया था और उसके बाद ही वे पुनर्जन्म से गुजरे थे। वे उससे कहीं अधिक उपयोग करने में सक्षम थे। सौभाग्य से शिहाओ ने मूल प्राचीन खान में दीर्घायु अमृत का उपयोग करके अपना पुनर्जन्म किया था और उनके बीच कोई अंतर नहीं था। हालांकि इस बार की साधना के प्रभाव अभी भी जबरदस्त थे। एक दूसरे महान दाव फूल की खेती। शिहाओ को लगा कि उसकी अपनी ताकत फिर से बढ़ गई है। इसके तुरंत बाद वह फिर से मुस्कुराया। वह थोड़ा ज्यादा लालची हो रहा था। निराश होने की कोई जरूरत नहीं थी कि उसने महान दाव फूल में कोई दूसरा प्राणी पैदा नहीं किया। हकीकत में भले ही महान दाव फूल में एक धुंधला मानव प्राणी बैठा था, लेकिन उसने युद्ध में कुछ भी नहीं किया। उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। क्या तुमने अपना एकांतवास समाप्त कर लिया? वांग शी पत्थर के कमरे के बाहर खड़ा दिखाई दिया। शिहाओ ने पहले ही अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया था। उसने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए पूछा, हम कब निकल रहे हैं? अभी भी इंतजार करना होगा, वांग शी ने कहा। हाल ही में स्वर्गीय देवता संस्था इस घटना के लिए तैयारी कर रही थी, क्योंकि वे आखिरकार अमर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। एक भी गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, इसलिए उन्हें पर्याप्त तैयारी करनी पड़ी। पिछले कुछ दिनों में अकादमी के सभी विशेषज्ञ अपने एकांतवास से बाहर आए हैं और सभी को इस बारे में खबर मिली है। वे सभी विशेषज्ञ जो अपनी शक्ति को असाधारण मानते थे, भाग लेने जा रहे थे। इस बीच दिव्य देवता संस्थान में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में से कौन अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली नहीं था? यही कारण है कि बहुत से लोग इसमें नामांकन कराने गए, जिनमें से अधिकांश ने इसमें भाग भी लिया। क्या उन्हें डर नहीं है कि वे अंदर ही मर जाएंगे? शिहाओ ने बड़बड़ाया। अगर वे अंदर ही मारे गए तो क्या स्वर्गीय देवता संस्थान का नुकसान बहुत ज्यादा नहीं होगा? वांग शी ने कहा, इसके लिए उचित उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने शिहाओ से ये भी कहा कि वह अपनी साधना को मजबूत करें और किसी भी समय प्रस्थान के लिए तैयार रहें। मैं अभी एकांतवास से बाहर आया हूँ, इसलिए अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगले कुछ दिन कुछ और दोस्ताना मैच लड़ने के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। उन्होंने काफी उत्साहित होकर कहा। दोस्ताना मैच? वांग शी ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा। शिहाओ की त्वचा बहुत मोटी थी, वह शांत था तथा एक महान गुरु के अनुभव को दर्शाते हुए बिना किसी जल्दबाजी के चला गया। इसके तुरंत बाद सुलान और चेन नुओ ने शिकायत करना शुरू कर दिया। दोनों ही असंतुष्ट महसूस कर रहे थे। उनकी नजर में यह आदमी बेहद अनुचित था, वास्तव में दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कराता था। आप ये पूछ रहे हैं कि दिव्य औषधि उद्यान कहाँ है? आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सुलान ने उससे पूछा। उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से सतर्क थी। इतना तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं बस इधर उधर घूमना चाहता था और देखना चाहता था, अपने अनुभव को बढ़ाना चाहता था। शिहाओ ने हानिरहित भाव से कहा और काफी ईमानदारी से बोला। चेन नुओ ने उसे घूर कर देखा, उसे कुछ बताने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि यह आदमी बुरी खबर है। वह भी अभी संस्थान में आया था, फिर भी उसने दूसरों से उनके असली फीनिक्स खून को छीन लिया था। वह स्पष्ट रूप से और अधिक परेशानी खड़ी करने वाला था। दिव्य औषधि उद्यान में शक्तिशाली महान संरचनाएं हैं जो इसकी रक्षा करती हैं। भले ही आप इसके करीब चले जाएं, आप अंदर की औषधियों को नहीं देख सकते। चेन नुओ ने कहा, तो फिर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है? कितने अफसोस की बात है। शिहाओ ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस तरह हार मानने को तैयार नहीं था। जब सुलान और चेन नुओ ने यह सुना तो उनके माथे पर काली लकीरें उभर आईं। क्या यह आदमी वाकई अंदर जाकर दवाइयां चुराना चाहता था? आखिरकार वह वाकई चिंता करने लायक व्यक्ति था। मुसीबत खड़ी करने में बहुत माहिर था। मोती दुल्हन हार, हीरा आभूषण, खांसी, बस मजाक कर रहा था। मुझे मत बताना कि तुम दोनों को लगा कि मैं गंभीर हूँ। शिहाओ ने कहा, क्या यह मजाक था? ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। उन दोनों ने उस पर आंखें घुमाई और अब उस पर और ध्यान देने को तैयार नहीं थे।
वास्तव में मैं आप सभी से कुछ बातें सीखना चाहता हूँ, दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण बातचीत और सुझावों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ। शी हाओ ने अत्यंत विनम्रता से पूछा। वे दोनों उत्सुक थे। क्या ये लड़का बेहतर के लिए बदल रहा है? अगर आप दूसरों के साथ बातचीत करना भी चाहते हैं तो इसका हमसे क्या लेना देना है? सू लान ने पूछा। बेशक, आप दोनों से यही अनुरोध है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नामों की एक सूची दो, मुझे बताओ कि अकादमी में अभी भी किसमें फीनिक्स का खून है, जो मेरे खिलाफ मैत्रीपूर्ण मैच खेलने को तैयार है। शी हाओ ने विनम्रतापूर्वक सलाह ली। सू लान और चेन नुओ दोनों अवाक रह गए और फिर वे क्रोधित हो गए। उन्हें वाकई लगा कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया है, फिर भी अब वह दूसरों को चुनौती देने की पहल कर रहा था। ये स्पष्ट था कि इस आदमी को सफलता का स्वाद मिल चुका था। अब वह और भी लोगों को उनके फीनिक्स खून से लूटना चाहता था। उनके दरवाजों पर जाकर वह इन दोनों को अपना साथी बनाना चाहता था और स्थिति को और विस्तार से समझना चाहता था। अरे, तुम दोनों कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? इतने चुप क्यों हो? इतनी कम उम्र में भी जोश से रहित होना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, शी हाओ ने कहा। वे दोनों उसके शब्दों को सुनकर लगभग घुट गए। वे पहले तो उसे अनदेखा करना चाहते थे, लेकिन अब वे वास्तव में बुरी तरह से क्रोधित हो गए थे और उसे सख्त चेतावनी दी कि वह मामले को न भड़काए, वांग शी के लिए समस्याएं न खड़ी करे। ऐसा नहीं है कि मैं उसका अनुयायी हूँ जिसे दाव मित्र के रूप में आमंत्रित किया गया है, इसलिए मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। शांत रहो, मैं वास्तव में सिर्फ दोस्ताना तरीके से सुझावों का आदान प्रदान करना चाहता हूँ, शी हाओ ने मोटी चमड़ी के साथ कहा। अगर तुम्हारे इरादे वाकई नेक हैं तो फीनिक्स के खून का जिक्र दूसरों से मत करना। उन दोनों ने सीधे डांटा। बिना किसी लाभ के कोई कैसे पूरी तरह से आनंद ले सकता है? जीवन उज्जवल बुलबुलों की खोज है, केवल लक्ष्यों के साथ ही प्रेरणा और प्रगति हो सकती है। शी हाओ ने अहंकार से बात की और बात को घुमाकर इन दोनों को तर्क पर उपदेश दिया। हम सच में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी तरह से हम मना कर देंगे और तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बस जाओ और दूसरे लोगों को खोजो। ऐसा नहीं चलेगा, शी हाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या होगा अगर हम दोस्ताना मैच को फिलहाल टाल दें? उस लड़की का नाम क्या था जो मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी? फिर से किलिन, या क्या ये क्यूलिन था? शी हाओ ने जिस महिला का उल्लेख किया था वह वही थी जिसने चिल्लाते हुए वांग शी के बिस्तर पर चढ़ाई की थी, जिससे अंततः बहुत हंगामा मच गया था। हर खास पल के लिए अंगूठियां, हार और झुमके, हीरा आभूषण। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? वह राजकुमारी याओ यू की अंतरंग सहेली है, बहुत अच्छी सहेली है। तुम्हें बेतरतीब ढंग से काम नहीं करना चाहिए, सू लान ने सतर्क होकर कहा। इसकी चिंता मत करो, वास्तव में मुझे राजकुमारी याओ युए का अंतरंग मित्र माना जा सकता है, इसलिए उसकी अंतरंग मित्र को पीटना कोई बड़ी बात नहीं है। शी हाओ ने बेशर्मी से शेखी बघारी। तुम ऐसी क्यों हो? क्या तुम मुसीबत खड़ी करना बंद कर सकती हो? राजकुमारी याओ यू एक असाधारण परी है जिसने अमर परिवार शाही दरबार से अमर ऊर्जा की 3 किस्में विकसित की हैं। तुम्हें खिलवाड़ करना बंद कर देना चाहिए, क्यूलिन को छूने की कोई जरूरत नहीं है। सू लान अब थोड़ा घबरा गई थी। मुझे पता है कि मुझे कितनी दूर जाना है। उस लड़की का मुंह बहुत बड़ा है। अगर मेरी ताकत इतनी नहीं होती तो दूसरों द्वारा दिन ब दिन चुनौती दिए जाने के बाद क्या मुझे नहीं मारा जाता? शी हाओ ने असंतोष के साथ कहा। चेन नुओ ने सलाह दी, चीजें पहले ही अतीत बन चुकी हैं, उन्हें जाने दो। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, इसलिए मुझे अपनी बेगुनाही का बचाव करना होगा। शी हाओ ने सही कहा। पूछी। वे दोनों अब खुद को रोक नहीं सके। दोनों इतने गुस्से में थे कि हंसने लगे। तुम्हारी क्या प्रतिष्ठा है? युवा मिस ने गुस्सा भी नहीं दिखाया या इस पर आगे गौर नहीं किया, जबकि तुम इसे जाने देने को तैयार नहीं हो। बस अपने आप को देखो। इतने सारे लोगों से उनके फीनिक्स खून को लूटने के बाद तुम अभी भी किसी भी चीज का बचाव करने की हिम्मत रखते हो। दोनों ने उपहास किया। हर मामला अलग होता है। उस महिला ने वाकई मेरी बदनामी की, मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद किया। अगर मेरे और तुम्हारी जवान लड़की के बीच वाकई कुछ हुआ भी है तो यह एक बात है। ऐसा बोलने के बाद तो ऐसा ही हो, आंखें मूंद लो और जो बीत गया सो बीत गया। हालांकि कुछ भी होने के लिए पर्याप्त समय भी नहीं था, फिर भी वह पहले ही इस तरह चिल्ला पड़ी। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। बहुत गलत हुआ, शी हाओ ने कहा, भावपूर्ण गंभीरता। वे दोनों अवाक रह गए। यह आदमी बहुत शर्मनाक था। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हुआ उससे उसे कोई अन्याय महसूस नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अभी तक कुछ नहीं हुआ था। अगर युवा मिस ने आपकी बातें सुनी तो वह सीधे आपके परिवार से निपटेगी। वे दोनों बहुत क्रोधित थे और जोर जोर से डांट रहे थे। मैं और वह एक ही परिवार से नहीं है, शी हाओ ने शांति से कहा। मैंने कभी भी आप जैसा अनुचित व्यक्ति नहीं देखा। सू लान गुस्से से हौंफ रही थी। चेन नुओ को भी नहीं पता था कि क्या कहना ठीक होगा। हालांकि आलोचना का सामना करने पर शी हाओ को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि उसने अपना दृष्टिकोण बदल दिया और सार्थक और ईमानदार तरीके से कहा, किलिन ने आखिरकार वांग शी की निंदा की। आपकी युवा मिस ने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं की क्योंकि यह सुविधाजनक था, लेकिन आप दोनों उसके इरादों को नहीं समझ सकते। कहो, आपको क्यों लगता है कि मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ? ये स्वाभाविक रूप से इसलिए है क्योंकि वांग शी चाहती है कि मैं ऐसा करूँ। जब उन दोनों ने ये सुना तो वे दोनों दंग रह गए। तुम्हें बकवास करना बंद कर देना चाहिए, निश्चित रूप से एक शानदार दिखावा करना, अपने गुप्त इरादों को छिपाना। सू लान आश्वस्त नहीं थी। ये बच्चा अशिक्षित है, शी हाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जिन लोगों ने अमर ऊर्जा के 3 सूत्र विकसित किए हैं उन्हें असाधारण प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, तो वे कुछ व्यक्ति आसानी से युद्ध में कैसे जा सकते हैं? इस समय यह आप सभी पर निर्भर करेगा कि आप दुश्मन की रेखाओं पर हमला करें और उन्हें तोड़ें। अपने कबीले की युवा महिला के लिए कार्रवाई करना आसान बनाएं, तभी हमारा पक्ष अधिक उचित लगेगा, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। क्या ये सच में ऐसा था? आगे बढ़ो, मुझे ले आओ ताकि मैं उस परी को पीट सकूं। तुम सब जल्द ही समझ जाओगे, शी हाओ ने कहा। सू लान और चेन नुओ हैरान रह गए। अंत में वे सहमत हो गए। वैसे भी ये वह लड़का था जो जोखिम उठा रहा था। अगर वह वास्तव में पकड़ा गया था तो वह इसके लायक था।
अध्याय 1110 संपूर्ण युद्ध की तैयारी। बेशक सू लान और चेन नुओ को अभी भी कुछ चिंता थी। अगर यह आदमी हंगामा शुरू कर देता, राजकुमारी याओ यू के गुस्से को भड़का देता, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होती। इस आदमी के मन में सचमुच इस प्रकार के विचार नहीं होंगे, है ना? रास्ते में वे दोनों थोड़े सशंकित थे, उन्हें उस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वे इसे किसी भी नजरिए से देखें, इस आदमी का काम करने का तरीका थोड़ा हास्यास्पद था। मुझे लगता है कि अगर हम न जाएं तो बेहतर होगा, सू लान ने कहा। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं, इसलिए अब घबराएं नहीं। वांग शी के अनुयायी के रूप में आप सभी को उसके विचारों को समझना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी बातों से डरना ठीक नहीं है, शेहाओ ने कहा। उन दोनों ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा, हमेशा ऐसा महसूस करते हुए कि यह लड़का कोई अच्छा इंसान नहीं है। जितना ज्यादा वह इस तरह की दया दिखाता, जितना ज्यादा वह ईमानदारी से काम करता, उतना ही ज्यादा वे उस पर शक करते। ये हम पहुंच गए हैं, क्या यही है? शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। सू लान और चेन नुओ असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे पहले से ही एक दिव्य चट्टान के सामने पहुंच चुके थे, ठीक क्यूलिन की गुफा। ये पहाड़ बहुत बड़ा था, लाल रंग की बहुरंगी रोशनी छोड़ रहा था। ये कॉर्नेलियन की तरह पूरी तरह से चमकदार लाल था। तुम दोनों जाओ और चुनौती जारी करो, क्यूलिन से कहो कि हम चुनौती जारी करने आए हैं। शेहाओ ने कहा। हमें जाकर चुनौती क्यों देनी है? मुझे पूरा यकीन है कि हमने पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने दम पर काम करना होगा, सू लान ने गुस्से से कहा। चेन नुओ ने उसकी तरफ देखा। मुझे मत बताओ कि यह आदमी सचमुच उन्हें अपने साथ पानी में खींचना चाहता था। सू लान और चेन नुओ ने एक दूसरे को देखा, कुछ नहीं कहा और फिर पीछे मुड़कर चले गए। उन्हें लगा कि उसके बगल में रहना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। बेशक वे बहुत दूर नहीं गए, बल्कि स्थिति को देखने के लिए दूर छिप गए। शेहाओ ने उन्हें नहीं रोका। वह इस चमकते लाल विशाल पर्वत के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसने एक गुफा देखी और फिर वह आगे बढ़ गया, एक बैठक के लिए काफी सम्मानपूर्वक ध्वनि संचारित करता हुआ। जब क्यूलिन प्रकट हुई और उसने देखा कि यह वही है, तो वह पहले तो दंग रह गई और फिर उसे घबराहट महसूस हुई। उसने पूछा, क्या आपको कुछ चाहिए? युवा मिस क्यूलिन, क्या आप मुझे एक कप चाय के लिए अपनी गुफा में आमंत्रित नहीं करेंगी? शेहाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यूलिन बहुत घबरा गई थी। वह वाकई शेहाओ को अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे डर था कि कहीं वह चिल्ला न दे। उसकी पिछली हरकतें एक अच्छा सबक थी। वह निश्चित रूप से नहीं चाहती थी कि बदले में वही एहसान उसके साथ हो। उससे पहले वाले लड़के की पहले से ही खराब प्रतिष्ठा थी, इसलिए यदि उसका उसके साथ किसी प्रकार का संबंध था, उसे अपनी गुफा में आमंत्रित करना, भले ही कुछ भी न हुआ हो, तो भी चीजों को समझाना मुश्किल होगा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो यही कह दो, क्यूलिन ने अपनी तीखी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए घमंडी भाव दिखाते हुए कहा। ये चर्चा की जगह नहीं है, शेहाओ ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत खराब है, मैं तुम्हें अपनी गुफा में आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो जल्दी से कहो। क्यूलिन ने अपना सिर उठाया और उसे कोई चेहरा नहीं दिखाया। मेरी खराब प्रतिष्ठा, क्या ये सब आपकी देन नहीं है? शेहाओ ने कहा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्यूलिन चौकन्नी थी, उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। फिर उसने कहा, मत भूलो कि तुम सिर्फ वांग शी के अनुयायी हो, एक सेवक हो, आधिकारिक शिष्य नहीं। तुम में मेरी साधना भूमि में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। चूंकि आप मुझे लूटने के लिए अपनी गुफा में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि चारों ओर देखो, फिर हम बाहर ही मामले को सुलझा लेंगे। शेहाओ ने सूखी खांसी के साथ कहा। क्या तुम मुझे लूटने के लिए मेरी गुफा में घुसना चाहते हो? क्यूलिन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। निश्चित रूप से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी गलती की है। यह आदमी बहुत साहसी था, वास्तव में इस प्रकार के विचार रखता था। बस आ जाओ, मैं तुम्हें यही चुनौती दूंगा, शेहाओ ने कहा। उसकी आंखें उग्र हो गई। उसने बुदबुदाया, थोड़ी देर में मैं गुफा में घुस जाऊंगा और घर बदल लूंगा। तुम वाकई बहुत हिम्मत वाले हो। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्यूलिन चिल्लाया। बेशक मुझे पता है। क्या अकादमी शिष्यों के बीच सुझावों और चुनौतियों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित नहीं करती है? मैं तो बस उनके आह्वान का जवाब दे रहा हूँ, शेहाओ ने शांति से कहा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम आधिकारिक शिष्य भी नहीं हो, तुम्हारे पास योग्यता भी नहीं है। क्यूलिन को आत्मविश्वास की थोड़ी कमी महसूस हुई, क्योंकि उसने सुना था कि यह लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आधिकारिक शिष्य भी नहीं है तुम्हें हरा सकता है, तो तुम्हें इस दिव्य पर्वत पर कब्जा करने की शर्म कैसे आएगी? जल्दी करो और गुफा मुझे उपहार में दे दो, शेहाओ ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसने हरकत की, उसकी हथेली और उंगलियां चमक उठी। बिजली आपस में जुड़ गई, एक के बाद एक बैंगनी रंग के बिजली के गोले बन गए। वे सितारों की तरह थे, अधिक से अधिक संख्या में होते जा रहे थे, जिससे एक छोटा सा तारों वाला क्षेत्र बन गया। हान, शेहाओ ने हमला किया। बिजली की चमक से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, गहरा और विशाल। वे सभी तारे बिजली से बने थे, जो उस महिला की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। क्यूलिन घबरा गई। दूसरे व्यक्ति के अचानक हमले ने पहले ही इस तरह के भयावह दृश्य को जन्म दे दिया था। अगर उसने अमर ऊर्जा की खेती की होती, तो कोई रास्ता नहीं था जिससे वह उसकी तुलना कर सके। उसने तुरंत कार्रवाई की, स्वयं की रक्षा करने और बिजली का प्रतिरोध करने के लिए अमर ऊर्जा को सक्रिय किया। एक सुन्न सी अनुभूति के बाद क्यूलिन बगल की ओर खिसक गई। उसका शरीर बुरी तरह हिल गया। उसके होठों के कोनों पर खून के निशान दिखाई देने लगे। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं राजकुमारी याओ यू की अंतरंग मित्र हूँ। यदि तुम अशिष्टता से काम करोगे तो तुम अपने लिए बहुत बड़ी आपदा लाओगे, क्यूलिन ने कहा। इस स्तर पर वह थोड़ी भयभीत थी। उसे चिंता थी कि शेहाओ पागल हो जाएगा और उसकी जान ले लेगा। राजकुमारी याओ यू का सबसे अच्छा दोस्त, तो क्या आप मेरी पहचान जानते हैं? ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि क्योंकि आपने पहले कहा था कि मैं उसका आदमी हूँ, अब ये आदमी और अंतरंग दोस्त मामले को सुलझाने के लिए आए हैं। तुम बेतरतीब ढंग से व्यवहार करना बंद करो। क्यूलिन की अभिव्यक्ति बदल गई। छी, बिजली इंद्रधनुष की तरह चमकी, तारों की एक धारा बनी और नीचे गिरने लगी। उसकी शक्ति और भी बढ़ गई।
भले ही क्यूलिन ने अमर ऊर्जा का इस्तेमाल किया हो, फिर भी वह शे हाओ की प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती थी। उसे तब तक सीधे तौर पर मारा गया जब तक कि वह खून नहीं उगलने लगी, जिससे उसे हल्की चोटें भी आईं। चलो अपनी गुफा में चलें। दूरी में सू लान और चेन नुओ हैरान थे, चुपके से आहें भर रहे थे कि उसकी ताकत फिर से बढ़ गई है और अधिक भयानक होती जा रही है। वह क्या कर रहा है? क्या वह उसे लूट रहा है? चेन नुओ चौंक गई। बहुत नीच, इस जगह को पूरी तरह से लूट रहे हो। सू लान स्तब्ध रह गई। वास्तव में शी हाओ ने तो दूर रहने वाले सू लान और चेन नुओ को भी अपने साथ आकर भुना हुआ मांस खाने के लिए आमंत्रित किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने क्यूलिन के वाहन को अत्यंत क्रूर तरीके से पकाया था तथा ये कार्य सीधे उसकी गुफा के बाहर किया था। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? राजकुमारी याओ यू तुम्हारे खिलाफ पूरी कार्रवाई करेगी, क्यूलिन ने धमकी दी। ओह, क्या ऐसा है? जल्दी करो और उसे वांग शी की तलाश करने दो, उसका बहुत समय पहले ही इंतजार कर चुका हूँ। मैं यहाँ केवल लाभ उठाने आया हूँ। शे हाओ ने बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से बात की। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे कबीले की युवा लड़की ने कभी भी राजकुमारी याओ यू के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का इरादा नहीं किया था। सू लान को बहुत गुस्सा आया और वो दौड़कर वहां पहुंची। ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस तरह की चीजों को कैसे सहन किया जा सकता है। मेरी यहाँ की यात्रा को आपकी युवा मिस ने मौन स्वीकृति दी थी। दोनों परियों के बीच अनिवार्य रूप से पूरी लड़ाई होगी, शे हाओ ने गंभीरता से कहा। क्या तुमने जो कहा वह सच है? सू लान को बहुत संदेह हुआ। बेशक ये सच है, लेकिन लड़ाई अमर युद्ध क्षेत्र में हो सकती है। वांग शी के लिए अभी कार्रवाई करना आसान नहीं है, इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, शे हाओ ने कहा। मेरे फीनिक्स खून, क्यूलिन ने घबराकर चिल्लाया। अभी शी हाओ बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। उसने उसके शरीर की खोज की, उसकी छाती सहित चारों ओर टटोलते हुए फीनिक्स रक्त की 4 बोतलें ढूंढ निकाली। राजकुमारी याओ यू की अंतरंग मित्र के रूप में आपके पास उम्मीद के मुताबिक अच्छी चीजें हैं। क्या और भी कुछ है? शे हाओ जोर से हंसा। कोई नहीं, कोई नहीं। बेतरतीब ढंग से छूना बंद करो, क्यूलिन चिल्लाया। सू लान और चेन नुओ दोनों चुप हो गए और कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें अचानक महसूस हुआ कि इस अविश्वसनीय व्यक्ति के काम करने के तरीके ने उनके अंदर दबा हुआ आक्रोश बाहर निकाल दिया। ये ठीक इसलिए था क्योंकि क्यूलिन ने बेतरतीब ढंग से बात की थी, जिससे मुसीबतों का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब उससे निपटा जा रहा था तो यह वास्तव में उन दोनों की इच्छा के अनुरूप था। पेंग, क्यूलिन जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। यह एक महिला साधक थी, एक प्रतिभाशाली महिला जिसने अमर ऊर्जा की एक किरण की खेती की थी। फिर भी शी हाओ के सामने वो पूरी तरह से शक्तिहीन थी, एक बिजुका की तरह जमीन पर फेंक दी गई थी। चलो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ फैंग जिंगटिन और लू तुओ रहते हैं। शे हाओ ने सू लान और चेन नुओ को बुलाया। आह, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इन दोनों के ये पूछने के बाद उन्हें लगा कि उनके सिर सुन्न हो रहे हैं। क्या ये लड़का वाकई अकादमी में भर्ती हुआ था? कुछ नहीं, बस देखने जा रहा हूँ। तुम्हारी जवान मिस ने कहा था कि एक बार जब हम अमर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो एक पूरी लड़ाई होगी। मैं उसे उसके दुश्मनों पर नजर रखने में मदद करने जा रहा हूँ, उस लड़ाई के परिणाम का आकलन करने जा रहा हूँ, शे हाओ ने शांति से कहा। पूरी तरह से युद्ध, ये युवा मिस का रवैया था। उन्हें बस ऐसा लगा कि यह असंभव है, बस ये लड़का उनके सामने बेतरतीब ढंग से दुश्मन बना रहा है। चलो देखते हैं, शे हाओ ने कहा। जब वे रास्ते में राजकुमारी याओ यू की पवित्र भूमि से गुजरे तो वह बस थोड़ी देर के लिए रुका, कोई चुनौती नहीं दी। लू तुओ और फैंग जिंगटिन की गुफाएं धुंध और आदिम अराजकता में डूबी हुई थी, एक नजर से अंदर देखना असंभव था। सू लान और चेन नुओ को थोड़ी राहत इस बात से मिली कि यह लड़का इतना घमंडी नहीं था कि वह उन 2 महान युवा सर्वोच्च प्राणियों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़े। जब वह उनकी शुद्ध भूमि के सामने पहुंचा तो उसने भी बस थोड़ा इधर उधर देखा और फिर चला गया। मैंने सुना है कि युआन किंग अपने वंशज को अकादमी में लेकर आया है, ये स्पष्ट रूप से नियमों के विरुद्ध है। वह कहाँ है? मुझे भी उसे देखने के लिए बुलाओ। शे हाओ ने सू लान और चेन नुओ से पूछा कि क्या उन्हें उस व्यक्ति की परिस्थितियों के बारे में कुछ पता है। उसे युआन फैंग कहा जाता है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसने अमर ऊर्जा की 2 किस्में विकसित की हैं। ये सिर्फ कुछ मामलों की वजह से था कि वह स्वर्गीय देवता संस्थान के शिष्य चयन से चूक गया था। यही वजह थी कि उसके बड़े ने उसे व्यक्तिगत रूप से यहाँ लाया था। चेन नुओ ने कहा, अरे तुम्हारा इरादा क्या है? जिन लोगों को तुम भड़का रहे हो वे सभी कठोर व्यक्ति हैं। पहले राजकुमारी याओ यू की अंतरंग मित्र, फिर लू तुओ, फैंग जिंगटिन और अन्य। अब युआन किंग एक सर्वोच्च प्राणी के वंशज से निपटना चाहते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम सबसे बड़ी अराजक लड़ाई शुरू करना चाहते हो। सू लान चिंतित थी, उसे लग रहा था कि स्थिति अच्छी नहीं थी। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मैं सिर्फ युवा मिस के घर में दुश्मनों का पता लगाना चाहता हूँ, शे हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए, हर बात युवा मिस पर थोपनी चाहिए। वह निश्चित रूप से ऐसा व्यवहार नहीं करेगी, ये तुम्हारी अपनी योजनाओं की अंतिम तैयारी मात्र है, सू लान ने कहा। कुछ ही समय बाद वे एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच गए। चोटियां जैद हरे रंग की थी, अमर ऊर्जा सर्पिल में उठ रही थी, मानो वे किसी अमर क्षेत्र में पहुंच गए हों। वो ये दाव धरती युआन फैंग की है, शे हाओ ने कहा। फिर उसने एक नौजवान को देखा जिसकी निगाहें एक धधकते बेटे की तरह चमक रही थी, जो इस दिशा में देख रहा था। वह बिल्कुल युआन फैंग था। उसने शे हाओ को घूर कर देखा, उसकी आंखें एक असाधारण तलवार की तरह थीं। वो हम ऐसे ही एक दूसरे से टकराए, शी हाओ ने खुद से कहा।